एकेटीयू के सभी जाबाज योद्धाओं का मैं शिवानी अग्रवाल एकेटीयू के एग्ज़ाम की तैयारी के लिए टेक्निकल कम्युनिकेशन के इस वीडियो में गेटवे क्लासेस के साथ आपके अपने फेवरेट चैनल के साथ स्वागत करती हूँ। टेक्निकल कम्युनिकेशन का यूनिट 1 का वन शॉट एक बार फिर से लेकर आए हैं। कुछ टेक्निकल बैरियर होने के कारण से कुछ प्रॉब्लम आ गई थी, लेकिन गेटवे चैनल जो है, गेटवे क्लासेस का जो चैनल है वो आपका अपना चैनल है, आपके लिए है और आपके द्वारा बनाया गया है। तो इसीलिए हमने इसको दोबारा से रिकॉर्ड कर रहे हैं ताकि आपको थोड़ा भी परेशानी ना हो। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम सिलेबस पर एक नज़र डाल लेते हैं। रोल एंड पर्पस है, टाइप्स एंड फ्लो। फ्लो वाला क्वेश्चन फर्स्ट प्रायोरिटी पर रखिएगा, बैरियर्स वाला क्वेश्चन सेकंड प्रायोरिटी पर रखिएगा, 7 C's का क्वेश्चन थर्ड प्रायोरिटी पर रखेंगे और ये सारे क्वेश्चन जो हैं ये आपके 2 मार्क्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। आइए बात कर लेते हैं 2 मार्क्स में क्या क्या है। नॉइज एक्ट, हाउ डज नॉइज एक्ट एज ए बैरियर, ये फिजिकल बैरियर जब हम पढ़ाएंगे तो अलग से पढ़ा दूंगी मैं। डिफाइन बैरियर, हाउ बैरियर स्पॉइल, ये वाला क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इन व्हाट वेज विल यू डिफाइन कम्युनिकेशन, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट इज कोड एंड कंटेंट, व्हाट इज द सिलेबल। स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स का क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज फीडबैक, डिफाइन टोन, रोल ऑफ टोन। ग्रेप बाइन का क्वेश्चन अगेन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फ्लो में आपको मिल जाएगा। 7 मार्क्स के क्वेश्चन में देख लेते हैं। जो फर्स्ट प्रायोरिटी है वो बार बार मैं इसी क्वेश्चन को दूंगी। रोल एंड पर्पस वाला क्वेश्चन थर्ड प्रायोरिटी पर जाएगा। वेरियस काइंड ऑफ बैरियर का क्वेश्चन सेकंड प्रायोरिटी पर जाएगा और ये वाला क्वेश्चन आपको फोर्थ प्रायोरिटी पर रखकर तैयार करना है। बहुत ही इजी लैंग्वेज में समझाया गया है। तो आइए शुरू करते हैं अपना कंटेंट और बात करते हैं कम्युनिकेशन की। देखिए, कम्युनिकेशन जो है वो एक ब्रिज है ना, मीनिंग का ब्रिज है 2 लोगों के बीच में, और इस ब्रिज का यूज करके कोई भी व्यक्ति रिवर ऑफ अंडरस्टैंडिंग को सेफली अक्रॉस कर सकता है। यानी अगर हम कम्युनिकेशन को डेलिबरेटली यूज करें तो जो अंडरस्टैंडिंग की रिवर है उसको बहुत आराम से पार करने के लिए एक सेतु का काम करता है, एक ब्रिज का काम करता है। तो यहाँ पर आपको देखिए, अगर आपके पास टाइम कम है तो आप कीवर्ड को पकड़ते जाइएगा। अगर हम कम्युनिकेशन को लिटरेरी टर्म्स में डिफाइन करें तो ये जो है लैटिन वर्ड्स के कॉम्बिनेशन से लिया गया है, कम्युनिस और कम्युनिकेयर। कम्युनिस का मतलब होता है कॉमन और कम्युनिकेयर का मतलब होता है शेयरिंग। तो इस तरह से कम्युनिकेशन जो है वो एक कॉमन शेयरिंग है। किसकी? न्यूज़ की, आइडियाज़ की। आप इस तरह से करके लिख दीजिएगा, न्यूज़, आइडियाज़, थॉट्स की, परसेप्शन, इमोशन, फीलिंग, पैशन, है ना, डिसीजन, सजेशन, काउंसलिंग, इन सब की किस किस के बीच में? 1 पर्सन से अनदर पर्सन, 1 इंडिविजुअल से अनदर इंडिविजुअल के बीच में, 1 ग्रुप से अनदर ग्रुप के बीच में, 1 पार्टी से अनदर पार्टी के बीच में। दूसरे वर्ड्स में हम ये कह सकते हैं, वैसे तो इतना लिख कर आएंगे तो भी बहुत हो जाएगा, मोर देन इनफ, लेकिन अगर आपको और अच्छा करना है तो जब हम इंटरैक्ट करते हैं, कन्वर्स करते हैं, कन्वर्सेशन से बनाए, जब हम अपने एक्सचेंज और शेयरिंग करते हैं, ट्रांसफर करते हैं, किसका? अपनी फीलिंग्स का, अपनी इमोशंस का, अपनी आइडियोलॉजी का, अपने डिसीजंस का, और इसी तरह से बहुत सारी चीज़ों का। कहाँ पर? पर्सनल ग्राउंड पर, कैजुअल ग्राउंड पर, इनफॉर्मल ग्राउंड पर। तो यही जनरल कम्युनिकेशन के रूप में जाना जाता है। जनरल कम्युनिकेशन जो है वो एक कॉमन फिनोमेना है। कॉमन फिनोमेना का मतलब एक साधारण घटना है। फिनोमेना का मतलब घटना होता है ह्यूमन सोसाइटी का। यहाँ तक कि एंशियंट एज, जो हमारी पुरातात्विक एज है, पुरातन एज है, वहाँ से, उस एज से भी कम्युनिकेशन होता रहा है। हालांकि उस समय लैंग्वेज वाज नॉट देयर, बट इवन विदाउट लैंग्वेज कम्युनिकेशन हैज बीन एग्जिस्टिंग इन दैट एज टू। तब लोग अपना अलग तरह से करते थे, ड्रम बीट करते थे, फायर लिट करते थे, इशारों में बात करते थे। कम्युनिकेशन इनफैक्ट एक इसेंशियल टर्म एंड कंडीशन है सोशल होने की। यानी अगर आप सोशल एनिमल हैं, जैसा कि हम सभी हैं, तो अगर आपको सोशल होना है तो आपको कम्युनिकेशन भी करना ही होगा। विदाउट कम्युनिकेशन यू कांट सर्वाइव इन सोसाइटी। अगर हम कुछ डेफिनेशन लिख कर आएंगे तो बहुत अच्छा असर पड़ेगा। अमेरिकन साइंस मैनेजमेंट एसोसिएशन ने कम्युनिकेशन को डिफाइन किया है। कम्युनिकेशन एक ऐसा बिहेवियर है जो मीनिंग के एक्सचेंज के रूप में जिसका रिजल्ट निकलता है। अब देखिए, पूरा का पूरा यूनिट कम्युनिकेशन के बारे में है, तो 2-3 अगर आपने डेफिनेशन याद कर भी ली तो आपका कोई भी क्वेश्चन आता है कम्युनिकेशन से रिलेटेड, चाहे वो 2 मार्क में आएगा, चाहे वो 7 मार्क में, आप अगर अच्छे से लिख कर आएंगे तो बड़ा ही अच्छा मार्क आप गेन कर पाएंगे। न्यूमैन और समर ने कहा है कि कम्युनिकेशन क्या है? एक एक्सचेंज है, किसका? फैक्ट का, आइडियाज का, ओपिनियंस का, इमोशंस का, बाय 2 और मोर पर्सन्स, 2 और मोर पर्सन्स के बीच में। अकॉर्डिंग टू नेट टर्नर की डेफिनेशन मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, क्योंकि इन्होंने वही बात कही है जो हमने अपने यहाँ पर कही थी। ये कहते हैं कि गुड कम्युनिकेशन क्या है? एक ब्रिज है, किसके? कन्फ्यूजन से जो हमें क्लैरिटी की तरफ ले जाता है। तो कन्फ्यूजन से क्लैरिटी की तरफ ले जाने के लिए ये एक ब्रिज का काम करता है।
रॉबर्ट एंडरसन ने कहा है कि कम्युनिकेशन इंटरचेंजिंग है, थॉट्स का, ओपिनियंस का, इंफॉर्मेशन का, कभी स्पीच के द्वारा, कभी यानी ओरल यानी वर्बल के द्वारा, कभी राइटिंग के द्वारा यानी रिटन के द्वारा, और कभी साइंस के द्वारा, सिंबल्स के द्वारा यानी कि नॉन वर्बल के द्वारा। जैसे कभी हम थप्पड़ दिखाते हैं तो उसका मतलब होता है ना हम डांट रहे हैं, कभी हम हैंडशेक करते हैं तो वार्मथ आती है रिश्तों में, कभी हम पैटिंग करते हैं, शाबाशी देते हैं पीठ थपथपा के। तो ये इनमें से कोई भी डेफिनेशन जो भी आपको अच्छी लगे तो 2 डेफिनेशन आप लिख कर आ जाइएगा। इस तरह से हम कह सकते हैं कि कम्युनिकेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आपको कुछ ना समझ में आए तो ये लिख दीजिएगा, जिसमें कौन इन्वॉल्व होता है, सेंडर होता है और रिसीवर होता है। सेंडर जो है मैसेज को सेंड करता है और रिसीवर मैसेज को रिसीव करता है, कभी वर्बल के द्वारा कभी नॉन वर्बल के द्वारा। कम्युनिकेशन का रोल क्या है? कम्युनिकेशन के देखो हर फील्ड में, हर स्फेयर में, स्फेयर ना याद रहे तो फील्ड लिख लीजिएगा, हर फील्ड में इसके अपने रोल हैं। अगर हम बात करें सोशल लाइफ की तो कम्युनिकेशन जो है सोशल लाइफ का इसेंस है, एक सार है, इसका कॉर्नर स्टोन है, इसका फाउंडेशन है। क्योंकि मैंने अभी बताया था कि मैन एक सोशल एनिमल है और सोशल फिनोमेना में अगर आप कम्युनिकेशन नहीं करेंगे एक दूसरे से तो आप सर्वाइव ही नहीं कर सकते सोसाइटी में। और इवन व्हाट डिफरेंशिएट अस फ्रॉम एनिमल इज कम्युनिकेशन एंड कम्युनिकेशन एंड कम्युनिकेशन ओनली। जो एनिमल को ह्यूमन बनाता है वो भी कम्युनिकेशन है। तो अब इसके पर्पस क्या है? देखिए पहले सोपान पर देखें यानी पहले स्टेप पर देखें तो कम्युनिकेशन हमारी फीलिंग को एक्सप्रेस करने में मदद करता है, इंफॉर्मेशन को शेयर करने में मदद करता है, हमारे थॉट, हमारे सजेशन, हमारे ओपिनियन शेयर करने में मदद करता है। डेली लाइफ में कम्युनिकेशन कहाँ काम आता है? रिलेशनशिप बिल्ड करने के काम आता है। अगर आप बहुत अच्छे कम्युनिकेटिव हैं, अगर आप बहुत अच्छे एक्सप्रेसिव हैं तो आप अनजान लोगों से भी बातचीत कर लेते हैं, आपको सकपकाहट नहीं होती, हेजिटेशन नहीं होता है ना। और आप रिलेशनशिप के जो बॉन्ड्स हैं, जो आपने पहले से बॉन्ड्स बना रखे हैं रिलेशनशिप के, उन बॉन्ड्स को एनरिच करने में, स्ट्रेथन करने में, मजबूत करने में भी आपका काम आता है। भाई आपने कोई कांटेक्ट बनाया 3 साल पहले और फिर आप 3 साल तक बात नहीं कर रहे हैं तो थोड़ी ना होगा, चेरिश होगा वो। लेकिन अगर आप सर्टेन इंटरवल पर उससे बातचीत करते रहेंगे तो वो आपका कांटेक्ट जो है फैमिली मेंबर में कन्वर्ट हो जाएगा। अब कम्युनिकेशन का सोशल लाइफ में क्या ज़रूरी है? जो आपसे छोटे हैं, जो आपके जूनियर हैं, उनको आप मोटिवेट कर सकते हैं, इवन आपस में एक दूसरे को मोटिवेट कर सकते हैं। पापा का बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा है, पापा को कुछ फिजिकली प्रॉब्लम है तो आप अपने पापा को मोटिवेट कर सकते हैं। कई बार आपका पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है तो आपके फ्रेंड्स आपको मोटिवेट कर सकते हैं, आपके मम्मा पापा आपको मोटिवेट कर सकते हैं, है ना। इंस्पायर करना, मोटिवेट करना, इन्फ्यूजन एनर्जी और एंथुसियाज्म का स्पार्क करना आपके अंदर। कॉम्प्रीहेंड वन अनदर्स नीड, एक दूसरे की नीड को हम समझ सकते हैं। कॉम्प्रीहेंड का मतलब अंडरस्टैंड है, एक दूसरे की फीलिंग को, जज्बातों को समझ सकते हैं, एक दूसरे के पैशंस को हम कम्युनिकेशन करके समझ सकते हैं। इट अलाउज टू नो एंड अंडरस्टैंड ईच अदर, ये हमें एक दूसरे को जानने समझने का मौका देता है। टू बी एम्पैथेटिक बनने का मौका देता है। एम्पैथेटिक बोलें तो दूसरे के गमों को जानना, दूसरे के प्रॉब्लम्स को जानना, बिल्कुल ठीक इसी तरह जैसे आप अपनी प्रॉब्लम्स को जानते और समझते हैं। कई बार ये नेगोशिएट करने में काम आता है। नेगोशिएट का मतलब होता है 2 पार्टीज या 2 से अधिक पार्टीज के बीच में बिचौलिए का काम करना, है ना। जब कोई डिस्प्यूट होता है या जब कोई प्रॉब्लमेटिक इश्यूज आते हैं तो ये नेगोशिएट करने के भी काम आता है। सोशल लाइफ में आपने देखा होगा ना कि जब आपके यहाँ शादी का रिश्ता आना होता है तो एक मीडिएटर होता है। मीडिएटर क्या करता है कि आपको लड़की वालों के पक्ष की बात समझाता है और लड़की वालों को जो लड़के वालों के पक्ष की बातें हैं वो कन्वे करता है बड़े ही अच्छे ढंग से। ऐसे ही जब एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई होते हैं तो जब आप किसी इंटरव्यू में जाते हो तो वहाँ पे एक सैलरी मांगते हो आप, है ना। तो एक एचआर का क्या काम है कि वो एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई के बीच में बार्गेनिंग करे, नेगोशिएशन करे और एम्प्लॉयर को भी ज़्यादा बर्डन में ना आने दे, बिना विन पॉलिसी में सिलेक्शन करे। इसी तरह से कम्युनिकेशन सोशल लाइफ में सजेशन देने के काम आता है, एडवाइस देने के काम आता है, काउंसलिंग करने के भी काम आता है। जब आप रिसेप्शन काउंटर पर जाते हो तो अगर आपको एडमिशन लेना है, अगर आपका मन नहीं भी है उस कॉलेज में एडमिशन लेने का, तो एक अच्छी काउंसलर आपको कन्विंस कर लेती है। तो ये तो सोशल लाइफ में हो गया। अब आता है ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पर कम्युनिकेशन के क्या रोल है, इंपॉर्टेंस है। तो देखिए कम्युनिकेशन जो है वो लाइफ ब्लड है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के स्मूथ कंडक्शन के लिए। ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस जो है कम्युनिकेशन पर बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है।
कैसे? इट हेल्प्स इन फॉलोइंग एरियाज, ये बहुत सारे एरिया में हेल्प करती है। इफेक्टिव कम्युनिकेशन से आप ना केवल ट्रस्ट बिल्ड करते हैं, आप अपने एम्प्लॉयज के मॉरल को बूस्ट अप करते हैं, उनको मोटिवेट करते हैं, उनको इंस्पायर करते हैं उनके टफ और डिफिकल्ट टाइम्स में। तो ये चारों चीजें हो गई, कितनी सारी चीजें हो गई। आप इसको इस तरह से बनाकर लिखिएगा या फिर आप इसको इस तरह से लिखिएगा कि ये क्या करता है, तो देखिए कितना सारा हो जाएगा। आपको बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है, जो आप ये बस कीवर्ड पकड़ लीजिए। कम्युनिकेशन आल्सो हेल्प टू रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट, कम्युनिकेशन की मदद से हम मतभेदों को सुलटाते हैं। लिसन टू द ग्रीवेंसेस ऑफ पीपुल, हम लोगों के शिकवे शिकायतों को सुनते हैं। नेगोशिएट, फिर यहाँ पर भी नेगोशिएट करते हैं, है ना। टेक आउट द मिड वे, या मिड है, एक बीच का रास्ता निकालते हैं जिसमें दोनों ही पार्टीज सुटेबल फील करती हैं, जिसमें दोनों ही पार्टीज को, इन विच बोथ ऑफ द पार्टीज फील इक्वली जज्ड, इन विच बोथ ऑफ द पार्टीज फील इक्वली ट्रीटेड, इक्वली रिस्पेक्टेड। कम्युनिकेशन जो है उसकी मदद से हम गेट द वर्क डन बाय एम्प्लॉयज। हम ऑर्गेनाइजेशन में देखो, एक अकेला आदमी सारे काम नहीं कर सकता, वन अलोन कैन नॉट डू एनीथिंग, उसको टीम बनाकर चलना ही होगा। तो आप खुद कितना काम करते हैं, इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि आप लोगों से कितना काम निकलवा पाते हैं। तो यहाँ भी कम्युनिकेशन हमारी कहाँ मदद करता है? टू गेट द वर्क डन बाय अदर्स, टू क्लियर टर्म्स एंड कंडीशंस, पॉलिसी एंड विजन मिशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, टू कनेक्ट विद दैम, उन लोगों से, अपने वर्कर्स से, अपने कलीग्स से, अपने जूनियर से कनेक्ट होने में मदद करता है और उनका ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस विन करने में भी मदद करता है। इवन टू डिराइव देयर कमिटमेंट एंड लॉयल्टी, अगर आपको कमिटमेंट लेना है अपने सारे टीम मेंबर्स का, उनकी लॉयल्टी लेनी है, तो एक एम्प्लॉयर अगर अपने एम्प्लॉय से 1 to 1 टाइम टू टाइम मिलता रहे तो ज़्यादा इजीली वो उनकी लॉयल्टी और कमिटमेंट ले सकता है। अब आते हैं कि बिजनेस फील्ड में क्या इंपॉर्टेंस है। देखिए, अगर हम बिजनेस में बात करें तो बिजनेस में सबसे ज़्यादा कम्युनिकेशन की ज़रूरत होती है। आपको एक नया बिजनेस सेटअप करना है, आपको एक कैफ़े लगाना है, कैफेटेरिया, या फिर आपको एक कॉफ़ी शॉप, टी शॉप लगानी है, तो आपको क्या करना होगा? जिस एरिया में आपको कॉफ़ी शॉप लगानी है वहाँ के लोगों की रिक्वायरमेंट, उनका बजट, उनकी परचेजिंग कैपेसिटी, उनकी लाइकिंग डिसलाइकिंग, ये सब जानना ज़रूरी है। साथ ही साथ ऑन द अदर हैंड आपको ये भी जानना ज़रूरी है कि आपके एरिया में पहले से कितने कॉफ़ी शॉप हैं, उनमें क्या प्राइस है, उनके क्या कल्चर क्या है वहाँ का, है ना, सिटिंग अरेंजमेंट क्या है, एसी है या नहीं है। तो ये सारी चीज़ें जानने के लिए यू नीड टू कम्युनिकेट टू ए नंबर ऑफ पीपुल, है ना। तो कम्युनिकेशन हमारी बिजनेस में किस तरह मदद कर रहा है? टू गैदर इन्फॉर्मेशन, जो मैंने अभी इतने सारे एग्जाम्पल दिए। टू कन्वे क्लियर मैसेज, अपने क्लाइंट को एक क्लियर मैसेज कन्वे करना, है ना। और कन्विंस अदर्स, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है लोगों को कन्विंस करना टू कम इन योर विजन, यानी टू बाई योर प्रोडक्ट, टू परचेज योर प्रोडक्ट परचेज करने के लिए, आपकी कुछ पॉलिसी परचेज करने के लिए, और कई बार तो आपके कुछ आइडियाज़ और थॉट्स को भी परचेज करना होता है, जैसे पेड़ बचाओ, है ना, वृक्ष बचाओ, बेटी पढ़ाओ। तो ये कन्विंस करना बिजनेस में बहुत ज़रूरी है। द मोर कन्विंसिंग योर कम्युनिकेशन विल बी, द मोर देयर आर चांसेस फॉर यू टू गेट सक्सेस। जो इतने सारे एडवर्टीजमेंट बनते हैं, होर्डिंग बनते हैं, लीफलेट बनते हैं, ब्रोचर बनते हैं, ये सब कम्युनिकेशन से बनते हैं। इसके माध्यम से आपने देखा होगा 10 मिनट्स का, 30 सेकेंड्स का, जो 10 मिनट नहीं, सॉरी 30 सेकेंड का, 40 सेकेंड का एडवर्टीजमेंट की वजह से वो प्रोडक्ट जो है, कोई भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट जो है वो दुनिया भर में प्रचलित हो जाता है, बहुत बड़े लेवल पे पॉपुलर हो जाता है। तो वो किसका खेल है? सारा कम्युनिकेशन का खेल है। सारा किसका खेल है बिजनेस में? कम्युनिकेशन का। अब आपको कम्युनिकेशन की मदद से अपने क्लाइंट और कस्टमर की नीड और उनके परचेजिंग कैपेसिटी को, है ना, परचेजिंग कैपेसिटी यानी बजट जिसे हम कहते हैं, वो उसको जानना होगा। आपको उनकी लाइकिंग डिसलाइकिंग का पता करना होगा, है ना, ये सब चीज़ें। और अपने कस्टमर को कस्टमर सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करना होगा। आपने कोई चीज़ बेच दी, उसके बाद आपने कोई ध्यान ही नहीं दिया, तो फीडबैक भी तो लेना जरूरी है कि उनका वो प्रोडक्ट सही काम कर भी रहा है या नहीं, है ना। अब आपको बिजनेस में देखिए, कोई भी काम आप अकेला नहीं कर पाएंगे, तो ऑर्गेनाइजेशन में भी जैसे नहीं कर पाते हैं, बिजनेस में भी आपको एक स्ट्रॉन्ग टीम की ज़रूरत है। तो यहाँ पर कम्युनिकेशन आपकी कैसे मदद कर रहा है? एक स्ट्रॉन्ग टीम बनाने में, एक स्ट्रॉन्ग टीम स्पिरिट डेवलप करने में, टीम मेंबर्स के बीच में टीम वर्क को एनकरेज करने के लिए, है ना, कोऑपरेशन लेने के लिए, कोऑर्डिनेशन लेने के लिए। ठीक है। अब आता है लीडरशिप। एक लीडरशिप में कम्युनिकेशन का क्या वैल्यू है?
देखिए, एक अच्छा लीडर बनना है तो आप बिना अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स के कभी लीडर बनने का सोच भी नहीं सकते। हार्वर्ड बिजनेस स्टडी का एक रिव्यू आया है, उन्होंने ये कहा है कि 69% मैनेजर्स ने ये बोला कि वो अपने एम्प्लॉयज से इन जनरल कम्युनिकेट करने में कंफर्टेबल नहीं थे और इसी कारण से वो इतने सफल नहीं हो पाए जितना सफल होना चाहिए था उनको। कम्युनिकेशन एक लीडर के लिए कैसे वर्क करता है? टीम में ट्रस्ट बिल्ड करने में और टीममेट से कोलैबोरेट करने में, कोऑर्डिनेट करने में, उनका कोलैबोरेशन लेने में। अब एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपने लोगों को रुचि के अनुसार काम दे दिया, अगर आपने ये देखा कि एक पर्टिकुलर व्यक्ति जो है वो इस काम में उसका बड़ा हॉबी है ये उसका, तो अगर आपने हॉबी के अकॉर्डिंग काम का बंटवारा करा तो आपको ज्यादा अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। तो डिस्ट्रीब्यूट द असाइनमेंट एज पर द इंटरेस्ट एंड स्किल ऑफ द इंडिविजुअल्स। यहाँ पर भी आपको लोगों से बात करना होगा, इनफॉर्मल मीटिंग में लोगों के इंटरेस्ट जानने होंगे। टी पार्टी में आपने देखा कि कोई बहुत अच्छा डांस कर रहा है तो आपने उसको कल्चरल डिपार्टमेंट दे दिया, कोई बहुत अच्छा कैरम खेल रहा है, चेस खेल रहा है तो आपने स्पोर्ट्स का उठाकर उसको दे दिया, है ना। तो टू नो एंड अंडरस्टैंड देयर प्रॉब्लम्स, लोगों की प्रॉब्लम जानना बहुत जरूरी है। हमेशा आप बॉसी और डोमिनेटिव नहीं हो सकते ना, डोमिनेटिंग। आपको लोगों को फैमिली की तरह ट्रीट करना है तो उनकी प्रॉब्लम जानना भी आपका पार्ट है। उनके चिंता के कारण, अगोनीज का मतलब चिंता के कारण जानना होता है टाइम टू टाइम, और उनको बेस्ट सुटेबल सजेशन भी देने होते हैं। अगला आता है टू इन्फ्यूज इन दैम स्ट्रेंथ एंड स्पार्क, उनके अंदर स्ट्रेंथ और स्पार्क इन्फ्यूज करना होता है ताकि वो अच्छे से अच्छे रिजल्ट दे सकें। टू लीड द टीम, टीम को लीड करना होता है, और फ्रेंडली बॉन्डिंग उनके अंदर नर्चर करना होता है टीममेट के साथ में। ठीक है, तो ये हमारे यहाँ पर लीडरशिप के लिए काम है। कितने सारे हैं, आपको जो पकड़ में आए आप उतना लिख दीजिएगा। जैसे डिस्ट्रीब्यूट द असाइनमेंट, ये बहुत आराम से आपको समझ में आ जाएगा, देख लीजिएगा अपने हिसाब से। अब टीचर के लिए क्या रोल है? देखिए, आपने कई बार प्रैक्टिकल लाइफ में देखा होगा कि एक पीएचडी टीचर है ना, बहुत क्वालिफाइड है वो, बहुत अच्छे लेवल की रिसर्च करी है उसने, लेकिन वो इतना सेटिस्फाई नहीं कर पाता अपने स्टूडेंट्स को, क्योंकि उसके अंदर जो नॉलेज है वो उन बच्चों तक कन्वे नहीं कर पाता। तो सारा खेल तो कन्वे करने का है, जबकि एक फ्रेशर आकर बच्चों को बहुत अच्छे से कन्वे कर देता है। तो एक सक्सेसफुल टीचर होने के लिए भी कम्युनिकेशन मस्ट है। और दूसरी तरफ बच्चों की प्रॉब्लम जानना भी तो जरूरी है। आपने पढ़ाया क्लास में और पढ़ा कर आ गए तो ये आजकल सफिशिएंट नहीं है। आपको बच्चों के लेवल से देखना होगा कि आपने जो पढ़ाया है वो उन तक कितना गया, उनकी पर्सनल प्रॉब्लम तो कहीं उनकी मतलब उनके डेवलपमेंट में बाधा नहीं बन रही है। अगर बन रही है तो बात करो अपने बच्चों से। तो एक टीचर को एक्सप्रेसिव होना चाहिए, है ना। एक टीचर को क्लास के बाहर भी जो है कम्युनिकेटिव होना चाहिए। Howsoever knowledgeable teacher is, but ये देखिए, इसमें ये पॉइंट लिख दीजिएगा, to get to know their problems, to get to know the problem of students, the problem of students, ठीक है, and to deliver knowledge। सबसे इंपॉर्टेंट तो यही है कि to deliver knowledge को डिलीवर करना। और थर्ड पॉइंट में क्या आता है कि to be फ्रेंडली विद दैम। देखिए, फ्रेंडली हुए बिना आप पढ़ा ही नहीं सकते, आपको थोड़ा फ्रेंडली होना ही पड़ेगा थोड़ा सा। तो एक नॉलेज, तो एक टीचर के लिए आपका ये रोल हो गया। अब आता है देखिए पर्पस। देखिए, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आपका पर्पस आता है तो भी आप ऊपर वाले भी लिख सकते हैं, लेकिन क्योंकि मुझे पढ़ाना है एज ए टीचर तो मैं थोड़ा सा अलग कर स्पेसिफिकली पढ़ाऊंगी। अगर बोलें ब्रॉडली स्पीकिंग तो 3 पर्पस है मेन, है ना। एक ये इस तरह से बना लीजिएगा, टू इन्फॉर्म, टू इंस्ट्रक्ट और टू परसुएड। परसुएड का मतलब कन्विंस करना। पहले आते हैं इन्फॉर्मेशन पर। आपने देखा होगा कि आज की लाइफ में हमें हर स्टेप पर नई इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत होती है, अपडेशन की ज़रूरत होती है। तो आज के एरा में कदम से कदम मिलाने के लिए हमें अपडेटेड होना ज़रूरी है, वेल इन्फॉर्म्ड होना ज़रूरी है, और उसके लिए आपको कम्युनिकेशन की ज़रूरत पड़ती है। एग्जाम्पल दिए हैं, मान लो आप एडमिशन सीख करने जाते हैं कहीं पर, तो आप किसी अच्छी ऑर्गेनाइजेशन में, तो आप बहुत सारी वेबसाइट सर्फ करते हो, बहुत सारे ब्रोचर पढ़ते हो, लीफलेट पढ़ते हो, बहुत सारे एडवर्टीजमेंट देखते हो, है ना। और इन सबको बनाने में, वेबसाइट बनाने में, ब्रोचर बनाने में, लीफलेट, एडवर्टीजमेंट डिजाइन करने में कम्युनिकेशन का अपना बहुत बड़ा रोल है। वेबसाइट बनाने में बहुत बड़ा रोल है ना। इसी तरह से अगर आप होटल सेटअप करना चाह रहे हो, बिजनेस सेटअप करना चाह रहे हो, तो आपको लोकल सिटीजन्स की नीड का पता होना चाहिए,
रेट और आइटम, कॉम्पिटिटर अपने राइवल्स के रेट पता होना चाहिए कि वो किस रेट पर बेच रहे हैं, उनके आइटम क्या क्या हैं, और इस इंफॉर्मेशन को लेने में आपको कम्युनिकेट करना होगा लोगों से बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो ये डेली के लिए हो गया। अब आता है टू इंस्ट्रक्ट। इंस्ट्रक्ट का मतलब समझ लीजिए कि व्हाट टू डू, निर्देश देना, एंड व्हाट नॉट टू डू, क्या नहीं करना है, व्हाट नॉट टू डू, हाउ टू डू, है ना, हाउ टू डू एंड वाई टू डू, क्यों करना है, कब करना है, कैसे करना है। तो हमारी डे टू डे लाइफ में हमें बहुत सारी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ फुलफिल करनी होती हैं, और अच्छा परफॉर्मर बनने के लिए हमें इंस्ट्रक्शन फॉलो करने होते हैं। यानी कि अगर आपको अच्छा रिजल्ट लेना है, 9 CGPA 9.5 CGPA लेना है, तो आपको अपने टीचर के इंस्ट्रक्शन फॉलो करने होंगे। इवन जब आप एग्जाम देने जाएंगे तो आपको अपने किसके इंस्ट्रक्शन फॉलो करोगे, एग्जामिनर के इंस्ट्रक्शन फॉलो करोगे। AKTU के इंस्ट्रक्शन आपको एग्जाम फॉर्म देने के लिए फॉलो करने होते हैं। तो यहाँ पर ये सारा वैल्यू है, ये सारे एग्जाम्पल आप डाल दीजिएगा। एल्यूमनाई मीट, मैंने कुछ अलग से एग्जाम्पल दिए हैं। एल्यूमनाई मीट आपको ऑर्गेनाइज करानी है, तो आपका मैनेजमेंट आपको बहुत सारे इंस्ट्रक्शन देता है, सर्कुलर निकालता है, नोटिस निकालता है कि कब आपका लैंप लाइटनिंग होगा, कब आपका जो है वो चेयरमैन का स्पीच होगा, चेयरमैन सर का स्पीच होगा, कब आपका जो है वो कल्चरल सेगमेंट होगा, कब टेक्निकल सेक्शन होगा, कब एल्यूमनाई का रनवे होगा, है ना। तो इस तरह से अब एक बड़ा ही कॉमन है, जब आप कोई भी गैजेट खरीदने जाते हैं, कोई भी इंस्ट्रूमेंट या टूल खरीदने जाते हैं, तो एक पतली सी बुकलेट देखी होगी आपने, इंस्ट्रक्शन मैनुअल आपको मिलता है, जो ये आपको बताता है कि हाउ टू ऑपरेट ए पर्टिकुलर इक्विपमेंट। एक पर्टिकुलर इक्विपमेंट को, टूल को हमें किस तरह से ऑपरेट करना है ना। तो वो जो इंस्ट्रक्शन मैनुअल की लैंग्वेज है वो बहुत ही इजी रखी जाती है, ताकि एक लेमैन टाइप का जो व्यक्ति है, एक एवरेज काइंड ऑफ रीडर है, वो भी बहुत आराम से इंस्ट्रक्शन को पढ़कर अपने इक्विपमेंट को, अपने टूल को ऑपरेट कर सके, फंक्शनिंग करा सके। इसी तरह से जब डॉक्टर का प्रेस्क्रिप्शन होता है, यहाँ पर ये वाला है हो जाएगा, या ये वाला कर लीजिएगा। डॉक्टर के प्रेस्क्रिप्शन में हमें ये इंस्ट्रक्शन दी जाती है कि कौन सी मेडिसिन लेनी है, कितनी बार लेनी है और कैसे लेनी है ना। तो वो भी, उसमें भी आपको यही होता है। तो ये 3 एग्जाम्पल थे पर्टिकुलरली। अब परसुएड, जिंदगी में परसुएशन का, कन्विंस करने का बहुत बड़ा वैल्यू है। अगर आप एक डायनेमिक और इफेक्टिव कम्युनिकेटर हैं तो आप बहुत अच्छे से लोगों को परसुएट कर पाएंगे, कन्विंस कर पाएंगे। और कम्युनिकेशन यहाँ हमारी मदद करता है। कैसे मदद करता है? आपने देखा होगा मूवी का एक कन्विंसिंग ट्रेलर, आपने देखा होगा कई बार एक मूवी जो है बहुत अच्छी चल जाती है, जबकि उसमें अंदर कुछ खास होता नहीं है, और एक बहुत अच्छी मूवी जो बहुत अच्छे थीम से बनाई गई है वो भी पिट जाती है क्योंकि उसका ट्रेलर अच्छा नहीं है। तो मूवी का ट्रेलर बनाने में भी तो ये जो है कम्युनिकेशन का इस्तेमाल होता है, जो उसको एक बिग हिट बना देती है। एक 30 सेकेंड का एडवर्टीजमेंट जो है वो किसी भी प्रोडक्ट को फेमस और लोकप्रिय, पॉपुलर बना देता है। एक कन्विंसिंग डायलॉग किसी भी मूवी का हमारे ऊपर एक इंडेलिबल इंप्रेशन छोड़ता है कई दशाब्दियों तक। जैसे एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी तो फिर मैं अपनी भी नहीं सुनता, 2.5 किलो का हाथ, सनी देओल का, है ना, या फिर दोस्ती में नो सॉरी नो थैंक यू। ये सारे डायलॉग आपको आज तक भी याद है ना? क्यों याद है? क्योंकि उनका कम्युनिकेशन अच्छा था। तो ये तो 3 मोटे मोटे पर्पस हो गए। इसके अलावा ये वाले रोल देखिए, ये जो है वो आप रोल में भी लिख सकते हो, पर्पस में भी लिख सकते हो, परेशान मत होना। इसके अलावा कुछ और भी पर्पसेस हैं, जैसे एक कन्विंसिंग रिज्यूमे, अपनी स्किल और पोटेंशियल को सेल करने के लिए आप सिर्फ कम्युनिकेशन की मदद से ही ड्राफ्ट करते हैं, है ना। एक फिजिशियन, एक जो डॉक्टर होता है, वो अपने कम्युनिकेशन के माध्यम से अपने पेशेंट का आधा दर्द ले लेता है। कोई डॉक्टर, कोई नर्स, है ना, वो हंसते हंसते आपसे बात करते करते आपको इंजेक्शन लगा देती है, आपको पता ही नहीं चलता, है ना। एक डिजिटल वर्ल्ड में तो कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा इंसेपरेबल पार्ट है, इसे सेपरेट करा ही नहीं जा सकता। क्योंकि अगर आपका कम्युनिकेशन अच्छा है, थंबनेल अच्छा है, कंटेंट अच्छा है, तो सक्सेस आपके पास ओवरनाइट आ जाती है। यानी यू विल बी पॉपुलर विद इन सम डेज, विद इन नो टाइम, एकदम आपको सक्सेस मिल जाती है। तो ये फिर बहरहाल कुछ हमारे क्या कहते हैं पर्पसेस थे। अब आते हैं टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन पर। ओरल कम्युनिकेशन, देखिए ओरल कम्युनिकेशन में क्या है, जब हम फेस टू फेस कम्युनिकेशन करते हैं, या फिर जब हम माउथ के थ्रू करते हैं, वॉइस के थ्रू करते हैं, या फिर टोन के थ्रू करते हैं, इंटोनेशन के थ्रू करते हैं, इवन बॉडी लैंग्वेज से भी करते हैं। जैसे हमने थप्पड़ दिखा दिया तो वो भी तो एक कम्युनिकेशन है।
तो जब हम इन सब के थ्रू, माउथ के थ्रू फेस टू फेस कम्युनिकेशन करते हैं तो दैट इज नोन एज ओरल कम्युनिकेशन, या सिंपल वर्ड्स में बोला जाए जब सेंडर और रिसीवर फिजिकली प्रेजेंट होते हैं या फिर ओवर फोन प्रेजेंट होते हैं, ओवर फोन कॉल प्रेजेंट होते हैं, तो दिस इज नोन एज ओरल कम्युनिकेशन। एग्जाम्पल में इस तरह से बॉक्स बनाकर लिखिएगा, इंटरव्यू, स्पीचेस, प्रेजेंटेशन, मीटिंग, डिबेट, ग्रुप डिस्कशन। एक नया लिख लीजिएगा, सरमन। सरमन का मतलब होता है उपदेश, प्रीचिंग जिसे कहते हैं ना, ठीक है। एडवांटेजेस क्या हैं ओरल कम्युनिकेशन का? देखिए सबसे बड़ा एडवांटेजेस है कि ये हमारे डाउट, कंफ्यूजन और मिसअंडरस्टैंडिंग को क्लियर करने में हमें बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। आप अगर मान लीजिए किसी टीचर का लेक्चर ले रहे हैं, कोई बीच में कंफ्यूजन आ गया, तो आप एकदम से हैंड रेस करके अपना कंफ्यूजन, अपना डाउट क्लियर करा लेंगे। ये टाइम सेविंग है, एनर्जी सेविंग है। आप एक मैसेज लिखेंगे उसमें बहुत एनर्जी लगेगी, टाइम सेविंग है, एनर्जी सेविंग है, और एफर्ट सेविंग है, मनी सेविंग भी ये है। ओरल कम्युनिकेशन परसुएसिव होता है बहुत बार। क्यों होता है? क्योंकि आपके सामने आपका क्लाइंट, आपका कस्टमर, आपका ऑडियंस, आपका स्टूडेंट होता है, और आपको उसके फेशियल एक्सप्रेशन से पता लग जाता है कि ये बात इसकी समझ में नहीं आ रही, या फिर इसकी नीड कुछ और है और मैं कुछ और बता रहा हूँ। तो आप आराम से जो है उसे परसुएट कर सकते हैं। आप कल्चरल टीम के, लिटरेरी टीम के हेड हैं, है ना, लिटरेरी काउंसिल के, और आपने क्या करा कि आपने एक नोटिस निकाल दिया कि डिबेट कंपटीशन है और उसे डाल दिया ग्रुप्स में, तो आपके पास बच्चे नहीं आएंगे। आप जब क्लास में जा जाकर पूछेंगे तब बच्चे आएंगे। ये इससे हमें फ्रेंडली रिलेशनशिप प्रमोट करने में भी हेल्प मिलती है, क्योंकि जो व्यक्ति हमारे सामने है उससे हमारा एक जुड़ाव हो जाता है, कनेक्टिविटी हो जाती है। कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। आपने कभी देखा होगा कि जब चैटिंग कर रहे होते हो आप, तो आपके बहुत सारे कंफ्यूजन हो जाते हैं और लड़ाइयाँ हो जाती हैं, लेकिन अगली सुबह जब आप आकर सामने मिलते हो तो वो सारे कंफ्यूजन दूर हो जाते हैं, है ना। ये हमारे प्राइवेट और कॉन्फिडेंशियल इश्यूज को भी शेयर करने का एक अच्छा प्लेटफॉर्म है। आपने मान लीजिए व्हाट्सएप पर अपने फ्रेंड को, अपनी फीमेल फ्रेंड को बोला, कुछ ऐसे ही कॉन्फिडेंशियल मैसेज भेजा, जैसे आई लव यू या आई लाइक यू या आई वांट टू मीट यू, और आपने फ़ोन लगाया हुआ था चार्जिंग पे। अब जो आपने बहुत सारे पासवर्ड भी लगा रखे हैं, लेकिन मैसेज तो ऊपर ही फ्लोट हो जाता है ना कई बार। वो आपके पापा या मम्मी ने देख लिया, अगर मम्मी और सिस्टर ने देख लिया तो बहुत हंगामा हो जाएगा। आप जाकर कह दीजिए सामने की सामने, है ना, वो उससे कुछ पता भी नहीं चलेगा। डिसएडवांटेजेस। अब डिसएडवांटेजेस में क्या है कि अगर लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन इज टू बी गिवन, जैसे आपको बहुत सारे टर्म्स एंड कंडीशन बताने हैं, ठीक है, आपको बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन बताने हैं, तो ये एक प्रॉपर मेथड नहीं है, क्योंकि बहुत सारी चीजें आपकी मम्मी ने आपको लिस्टिकल दी है, यानी लिस्ट दी है एक कि ये सामान लाना। लिस्ट लिख कर नहीं दी, ऐसे ही बोल दिया कि ये सामान ले आना। अब आप आधे सामान तो भूल जाओगे, फिर घर आकर डांट पड़ेगी आपकी। अगर वही लिस्ट प्रिपेयर करके दे दी है तो आप एक एक सामान लेते जाओगे और आगे बढ़ते जाओगे। ओरल कम्युनिकेशन में कोई लीगल वैलिडिटी नहीं होती, क्योंकि किसी भी बात का प्रूफ नहीं है। अगर मैंने आपको गलत पढ़ा दिया और रिकॉर्डिंग नहीं है उसकी, तो आप कभी भी प्रूफ नहीं दे सकते कि मैम ने गलत पढ़ाया था। इट कैन नॉट बी कैप्ट सेफ फॉर फ्यूचर रेफरेंसेज। ये फ्यूचर रेफरेंसेज के लिए आप सेव करके नहीं रख सकते, क्योंकि इसमें जो भी है वो अवेलेबल ऑडियंस तक ही रेस्ट्रिक्टेड है। अगर आप अवेलेबल नहीं है तो आप ये अपने जूनियर्स को ट्रांसफर नहीं कर सकते। अब देखिए, ऊपर बताया था एनर्जी, मनी, टाइम बचाता है, लेकिन कब? डेली इंटरेक्शन में तो एनर्जी, मनी और टाइम बचाता है, लेकिन अगर आपको सर्वे कराना है, सेमिनार करानी है, इंटरव्यू करानी है, तो ये बहुत टाइम टेकिंग है। क्यों टाइम टेकिंग है? क्योंकि क्या कहते हैं, ये देखिए 100 कैंडिडेट आ गए, 100 का इंटरव्यू लेने में तो आपको 2 दिन लग जाएंगे या नहीं? लेकिन आपने 100 लोगों को रिटन कम्युनिकेशन में एक पेपर दे दिया तो वो 2 घंटे में सॉल्व हो जाएगा। ऐसे ही जब सेमिनार में पेपर प्रेजेंटेशन होता है तो 20 लोग आ गए तो आधा घंटा लेगा वो। तो आपने इसकी जगह अगर एक बुकलेट छपवा दी तो वो तो पता नहीं कहाँ कहाँ तक जाएगी और टाइम भी नहीं लगेगा। तो इस तरह से ये है, अगर लिमिटेशन आती है तो भी डिसएडवांटेजेस ही होते हैं, कंफ्यूज मत होइएगा। रिटन कम्युनिकेशन। अब ये रिटन कम्युनिकेशन क्या है? रिटन कम्युनिकेशन है जो कुछ हमारे पास ब्लैक एंड व्हाइट में है, जो कुछ हमारे पास हार्ड कॉपी या सॉफ्ट कॉपी में है, वो सब हमारा हार्ड कॉपी क्या हो गया? जब ये नोट्स मैं आपको फिजिकली दूं, कॉपी करवा, मतलब प्रिंट आउट करवा के, तो वो हार्ड कॉपी हो गया। सॉफ्ट कॉपी क्या हो गया? जब मैं ये नोट्स आपको पीडीएफ के रूप में आपके टेलीग्राम पर भेजूं, व्हाट्सएप पर भेजूं, तो ये सॉफ्ट कॉपी हो गया।
तो जो भी कम्युनिकेशन या तो ब्लैक एंड व्हाइट में है, हार्ड कॉपी में या सॉफ्ट कॉपी में है, दैट इज नोन एज रिटन कम्युनिकेशन। इसके एग्जाम्पल हैं लेटर, रिपोर्ट, थीसिस, नोटिस, सर्कुलर, मैनुअल, ईमेल, टेक्स्ट मैसेज, मेमो, एजेंडा, एटसेट्रा एटसेट्रा। एडवांटेजेस की अगर बात करें तो जो ओरल कम्युनिकेशन के डिसएडवांटेजेस हैं वो रिटन के एडवांटेजेस हैं। रिटन कम्युनिकेशन में आप मैसेज को सेफ रख सकते हो लॉन्ग टाइम तक, आप अपने नोट्स अपने जूनियर को ट्रांसफर कर सकते हो, ये टाइम और मनी बचाता है। अब ये टाइम और मनी कैसे बचाता है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि भाई देखिए आप ओरल कम्युनिकेशन में केवल 100 लोगों को पढ़ा लेंगे, 1000 को पढ़ा लेंगे, 5000 को पढ़ा लेंगे, लेकिन अगर आपने यूट्यूब पर क्लास डाल दी तो वो लोगों तक पहुंचेगी, कई लोगों तक पहुंचेगी, 10 लाख तक भी पहुंच सकती है। इसका एक वाइड एक्सेस होता है, वो मतलब है कि इसकी एक बहुत बड़ी एक्सेसिबिलिटी होती है, रीच होती है, रीच लिख देना, इसकी पहुंच दूर दूर तक होती है। रिटन कम्युनिकेशन एक्यूरेट और प्रिसाइज होता है। कैसे होता है? प्रिसाइज का मतलब संक्षिप्त है, एक्यूरेट इस तरह से होता है देखिए रिटन कम्युनिकेशन, क्योंकि कई बार क्या होता है कि जब आप ओरली बोलते हैं चीज़ों को तो आप बस रैंडमली बोल देते हैं, आपने कुछ सोचा विचारा नहीं करा होता, लेकिन जब आप उसी को रिटन फॉर्म में लिखते हैं तो आप कई बार फाइनल ड्राफ्ट करने से पहले सोच के जो अननेसेसरी चीज़ें हैं उन्हें रिमूव कर देते हैं, तो इसलिए एक्यूरेट भी हो जाता है और संक्षिप्त भी हो जाता है। ब्रीफ कर दीजिएगा अगर नहीं याद हो रहा है। इट कैन बी यूज एज ए प्रूफ इफ टाइम डिमांड्स सो। इसका देखिए हम इसको प्रूफ के रूप में भी दे सकते हैं, इसलिए इसकी लीगल वैलिडिटी है। क्या है? इसकी लीगल वैलिडिटी है। डिसएडवांटेज, अब हर चीज के डिसएडवांटेज भी होना है। इट में क्रिएट कंफ्यूजन, भाई इससे कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है। क्यों हो सकता है? कि अगर आपको कोई बात बुक में पढ़कर समझ में नहीं आई तो फिर आपको कंफ्यूजन होगा ही होगा, फिर तो आपको जब तक टीचर नहीं समझाएगा तब तक वो चीज़ आपको क्लियर नहीं होगी। सेल्डम फ्लेक्सिबल, इसमें हम अब कोई चेंज नहीं कर सकते, ये लचीला नहीं होता। क्यों नहीं होता? अगर आपने रिटन में कोई मैसेज लिखकर ईमेल कर दिया तो फिर अगर एरर रह गया तो रह ही गया, एक बुक में कोई एरर आ गया तो आ ही गया। इसमें पर्सनल टच की कमी होती है, लैक की जगह आप मिसिंग लिख दीजिएगा, पर्सनल टच इज मिसिंग। पर्सनल टच इसमें नहीं होता, किसी ऑथर को की बुक पढ़ रहे हैं तो ऑथर को तो आप जानते ही नहीं, तो फ्रेंड, और इसी से मिलता जुलता है कि इसमें फ्रेंडली रिलेशनशिप डेवलप होने के चांसेस नहीं रहते हैं। अब आता है फॉर्मल कम्युनिकेशन। फॉर्मल कम्युनिकेशन जैसा कि नाम से ही इंडिकेट हो रहा है, इसमें बहुत सारी कर्सी, बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़ की ज़रूरत होती है और हमें डिग्निटी और कर्सी को मेंटेन करना होता है सामने वाले की। एग्जाम्पल बोलें तो ऑफिशियल लेटर, डेमी ऑफिशियल लेटर, बिजनेस लेटर, ग्रीटिंग कार्ड्स, कंडोलेंस लेटर, सांत्वना पत्र। जब किसी के यहाँ कोई दुख की बात हो जाती है तो हम सांत्वना पत्र लिखकर भेजते हैं। एडवांटेज इसमें ये है क्योंकि इसमें बहुत सारी कर्सी है, डेकोरम हमने मेंटेन करा है, हमारी लैंग्वेज बहुत पोलाइट है, सॉफ्ट है, तो अपनी सोफिस्टिकेटेड लैंग्वेज के कारण वी कैन इजीली इंप्रेस द रिसीवर ऑफ द लेटर के रिसीवर को इजीली इंप्रेस कर सकते हैं और फेवरेबल रिजल्ट की एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं। इस रीडर कई बार कन्वर्ट हो जाता है कस्टमर में। रीडर कहाँ कन्वर्ट हो जाता है? कस्टमर में। डिसएडवांटेज यही है कि गुड डील ऑफ एग्जॉर्शन है। एग्जॉर्शन में क्या है कि हमारे ऊपर प्रेशर बहुत पड़ता है, दबाव बहुत पड़ता है। अब आता है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में कोई फॉर्मेलिटीज की जरूरत नहीं है, हम अपनी खुद की लैंग्वेज यूज कर सकते हैं, अपने खुद के वर्ड्स, अपनी खुद की फ्रेजियोलॉजी यूज कर सकते हैं। क्योंकि ये फैमिली और फ्रेंड्स के साथ होता है तो इसमें शॉर्टन वर्जन ऑफ वर्ड्स आते हैं। इसमें कई बार स्लैंग्स टाइप के भी आते हैं कि अबे यहाँ आ जा, है ना। शॉर्टन वर्जन ऑफ वर्ड्स में हम, या, है ना, फाइन, नाइट, ये अपने बॉस को थोड़ी ना लिख के भेज सकते हो, इनफॉर्मल में आप कर सकते हो। एग्जाम्पल की बात करें तो व्हाट्सअप चैट है, टेक्स्ट मैसेजेस हैं, लव लेटर्स हैं। एडवांटेजेस के ये हैं कि फ्रेंडली रिलेशनशिप बिल्डअप होते हैं इसमें, है ना। डिसएडवांटेजेस इसके एज सच कोई नहीं है। वर्बल कम्युनिकेशन भी ओरली है, लेकिन थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन ना हो तो अपने अलग से भी लिख सकते हैं। माउथ और वॉइस के थ्रू जो कम्युनिकेशन होता है वो वर्बल में आता है, जैसे नेगोशिएशन, इंटरव्यू, और वर्बल के जितने एग्जाम्पल हैं आप यहाँ पर लिख दीजिएगा। इट इज़ ईजी टू एक्सेस करने में बहुत ईजी होता है और इसमें कोई बाउंड्रीज नहीं होती जो इसे हिंडर कर सकें। डिसएडवांटेजेस में क्या है? इसमें कही हुई बात का कोई प्रूफ अवेलेबल नहीं होता कि क्या कहा गया है, और रिकॉर्ड में इसे हम सेफ नहीं रख सकते। प्रूफ नहीं होता तो लीगल वैलिडिटी भी नहीं होती। नॉन वर्बल, अब देखिए कई बार क्या होता है कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन मतलब आप ना इतना ज़्यादा इमोशनली आउटबस्ट में होते हैं, आप ओवर जॉयड होते हैं, आप ओवर एक्साइटेड होते हैं, ओवर सारोफुल यानी दुखी होते हैं। उस स्थिति में वर्ड्स आपको अपने थॉट्स को एक्सप्लेन नहीं करने देते, तभी तो आप कहते हैं कि वी फेल टू कम्युनिकेट आवर थॉट्स
आई डोंट हैव वर्ड्स टू से थैंक यू टू यू, है ना, क्योंकि हमारे एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। तो जब कम्युनिकेशन, यहाँ से देखिएगा, जब कम्युनिकेशन बॉडी लैंग्वेज के थ्रू होता है, जेस्चर के थ्रू होता है, पोस्चर के थ्रू होता है, आईज, स्माइल, फेशियल एक्सप्रेशन के थ्रू होता है, तो ये नॉन वर्बल की कैटेगरी में आता है। जैसे पैटिंग करना यानी पीठ थपथपाना, आर्म्स और लेग्स को क्रॉस करना, क्लैपिंग करना, फीट टच करना, है ना, इनसे ओवर रिस्पेक्ट का पता चल जाता है। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के एग्जाम्पल क्या, एडवांटेजेस क्या हैं? ये हमारी फीलिंग को, हमारी इमोशन को, हमारे पैशन को ज़्यादा क्लोजली, ज़्यादा वार्मली एक्सप्रेस करता है। डिसएडवांटेज क्या है? इसको रिसीवर ओवरलुक कर सकता है, अनदेखा कर सकता है। जैसे मैंने आपका नाम लेकर नहीं बुलाया तो आप अनदेखा कर देंगे। एक ट्रेंड पर्सन ही इसे समझ सकता है। जैसे डी फॉर डम्ब के जो समाचार आते हैं, न्यूज़ आती हैं, वो केवल एक ट्रेंड पर्सन ही समझ सकता है, हम और आप नहीं समझ सकते। मास कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आज आपको पता है कि ग्लोबलाइजेशन का युग है और हमें अपने आप को एक्सपैंड करना है नेशन वाइड, है ना, हमें अपने आप को एक्सपैंड करना है इंटरनेशनल लेवल पर, ग्लोबल लेवल पर। तो जो मैसेज, जो कम्युनिकेशन दैट इज कन्वेड टू ए नंबर ऑफ पीपल, जो नंबर ऑफ पीपल को एट वन को एक बार में कन्वे करा जाता है, उसे मास कम्युनिकेशन कहते हैं। मास का मतलब ही है पब्लिक। मास कम्युनिकेशन हमें वर्ल्ड वाइड एक्सेसिबल बनाता है। जैसे रेडियो से आप कितने लोग रेडियो सुन सकते हैं, कोई भी समाचार आए, टेलीविज़न, न्यूज़पेपर, मैगजीन, टेलीग्राम, फैक्स, टेलीफोन। एडवांटेज ये है कि चीप और इफेक्टिव है ना, वर्ल्ड से कनेक्ट होने के लिए। सिटिंग एट वन कॉर्नर ऑफ रूम यू कैन कम्युनिकेट टू एनीवन सिटिंग ऑन एनी पार्ट ऑफ द ग्लोब, है ना। टाइम और एनर्जी कंज्यूमिंग है, एक बार में आपने लाखों लोगों को मैसेज कन्वे कर दिया। एक यूट्यूब का चैनल, एक यूट्यूब का वीडियो बनाया, पता नहीं कितने तक जाएगा। रियल टाइम अपडेट है, सिंगल क्लिक पर आपको ये पता चल जाता है रूम में बैठकर कि कर्नाटका में क्या हो रहा है, बेंगलोर में क्या हो रहा है, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर सूडान में क्या हो रहा है, जापान में क्या हो रहा है, ये आपको रियल टाइम इसका अपडेशन मिल जाता है। और ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये वॉइस देता है, वॉइसलेस को, यानी कि अगर आपके क्लास में कोई टीचर नहीं पढ़ा रहा है तो आप जो है उसको और बार बार मान नहीं रहा है तो आप उसका मेल कर सकते हैं चेयरमैन सर को, है ना, या फिर आपको AKTU ज़्यादा परेशान कर रहा है तो आप RTI डाल सकते हैं। तो जो लोग वॉइसलेस हैं, जिनकी आवाज़ नहीं है जिनके पास, उनको भी एक आवाज़ देता है ये। डिसएडवांटेज इसके ये हैं कि ये लोगों को डिस्ट्रैक्ट करता है। क्यों करता है? क्योंकि लोग इसके एडिक्शन में आ जाते हैं, आदी हो जाते हैं। अगला आता है ई कम्युनिकेशन। ई कम्युनिकेशन का मतलब है इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन। इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन की रेंज बहुत वाइड है ना। एग्जाम्पल ब्लॉग्स, यूट्यूब चैनल, ई मैगजीन, ईमेल, पॉडकास्ट। एडवांटेज की बात करें तो टाइम, मनी और एनर्जी सेविंग है ना। बहुत आराम से आप लोगों तक पहुंच सकते हैं, बहुत फास्ट है, बहुत प्रॉम्प्ट है। एक क्लिक पर आप दुनिया भर में कुछ भी पहुंचा सकते हैं। ऑपरेट करने में बहुत इजी है और मेंटेन करने में आसान है, क्योंकि फिजिकल स्पेस की ज़रूरत नहीं होती। आप अपने ईमेल पर दुनिया भर की बुक्स आप सेव कर सकते हैं। डिसएडवांटेज यही है कि प्राइवेसी आपकी हमेशा रिस्क पर रहती है। आपको नहीं पता जो आपने एक बार नेट पर डाल दिया वो पता नहीं कहाँ कहाँ तक पहुँचता है। हैकिंग का रिस्क है, आपके सीक्रेट को लीकेज होने का रिस्क है, आपका डाटा सेफ नहीं है और बहुत सारे फ्रॉडस्टर आ रहे हैं। जैसे जैसे ई कम्युनिकेशन बढ़ रहा है, बहुत सारे फ्रॉडस्टर आ रहे हैं, डिजिटल अरेस्ट के मामले आ रहे हैं। तो इस तरह से ये हमारे टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन थे। और आइए आगे चलते हैं। अब आप जानते हैं फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन। देखिए मैंने बताया था कि फर्स्ट प्रायोरिटी पर आपको करना है। और डाउनवर्ड कम्युनिकेशन की बात देखिए, एक संस्थान में जो कम्युनिकेशन होता है वो कई लेवल पर होता है, उसके कई फ्लो होते हैं, तो बहुत आसान है। डाउनवर्ड कम्युनिकेशन में क्या होता है, जो भी मैसेज कन्वे होते हैं वो हायर ऑफिशियल्स से कन्वे होते हैं उन लोगों तक जो लोअर लेवल के एम्प्लॉइज हैं। यानी कि कोई भी अगर सर्कुलर आएगा तो वो डायरेक्ट चेयरमैन सर की डेस्क से आएगा, और चेयरमैन सर की डेस्क से आने के बाद यहाँ पर क्या होगा, चेयरमैन सर की डेस्क से आएगा, वो डायरेक्टर सर तक जाएगा, डायरेक्टर सर अपने HODs को देंगे और HODs अपने फैकल्टी को देंगे, फैकल्टी अपने स्टूडेंट कोऑर्डिनेटर को, और स्टूडेंट कोऑर्डिनेटर अपने क्लासमेट्स को ये वाला मैसेज कन्वे करेंगे। तो ये जब होता है जिसमें हायर ऑफिसर, एक याद कर लो तो सारे याद हो जाएंगे। डाउनवर्ड का याद रखना कि हायर ऑफिसर्स से जो मैसेज लोअर लेवल एम्प्लॉइज तक कन्वे होता है उसके फ्लो को हम डाउनवर्ड कहते हैं। एडवांटेजेस में क्या है कि देखिए, पर्पस देख लेते हैं। इसमें एम्प्लॉइज को मोटिवेट किया जाता है कुछ काम करने के लिए, सबऑर्डिनेट्स यानी जूनियर्स को, सबऑर्डिनेट्स का मतलब जूनियर्स। इसमें इंस्ट्रक्शन को पास करा जाता है कि कब कौन सा काम कैसे कहाँ कब करना है। टीम को लीड करने में इससे बड़ी हेल्प मिलती है।
अब अगर हम एडवांटेजेस की बात करें तो ऑर्गेनाइजेशन में डिसिप्लिन मेंटेन करने में इसकी बहुत बड़ी भूमिका है। और ऑर्गेनाइजेशन की जो हायरार्की है, यानी कि आपको सीधे मैनेजमेंट के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आपको अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है, कुछ कन्वे करना है, तो आप अगर एक स्टूडेंट हैं तो अपने मेंटोर को कर सकते हैं, मेंटोर अपने एचओडी को। तो इस तरह से ऑर्गेनाइजेशनल की हायरार्की मेंटेन रहती है। डिसएडवांटेज क्या है कि फीडबैक बहुत स्लो है। अब क्यों होगा? क्योंकि चेन इतनी सारी है ना, तो इतनी सारी में पहुंचते पहुंचते अगर एक दिन में भी मान लो आपने आज कोई मैसेज कन्वे करा शाम को, तो वो अगले दिन आपके एक डेस्क पर पहुंचेगा, फिर अगले दिन एक दिन लगाकर अगली पर पहुंचेगा। तो फीडबैक बहुत स्लो है और मैसेज डिस्टॉर्ट हो जाता है, खराब हो जाता है, मैनिपुलेट हो जाता है। क्यों हो जाता है? आपने कोई बात कही, जितने ज्यादा उसमें जितने ज्यादा चेन्स होंगी वो थोड़ा 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 होकर मैनिपुलेट होता जाएगा, डिस्टॉर्ट होता जाएगा। पता चलता है बात तो कुछ और कही थी और पहुंची कुछ और होकर। अपवर्ड कम्युनिकेशन में देखिए क्या है कि एज ए मैनेजर, अगर आप किसी कॉलेज के मैनेजर हैं, अगर आप किसी फर्म को देख रहे हैं, तो आप हमेशा तो हर जगह नहीं हो सकते ना। तो आपको क्या जरूरत होती है कि यू नीड असिस्टेंस, यू नीड हेल्प फ्रॉम योर सबऑर्डिनेट्स, फ्रॉम योर जूनियर्स। जूनियर एक और तरह से आपकी हेल्प कर सकते हैं, आपको एडवाइस दे सकते हैं। कई बार आप कहीं बहुत जगह अटक जाते हैं, आपकी डिसीजन मेकिंग में बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकते हैं, है ना। तो आपको सजेशन भी दे सकते हैं कई बार। तो यहाँ पर क्योंकि आप हर जगह नहीं हो सकते, आपको फीडबैक देने के लिए, आपको सजेशन देने के लिए, है ना, किस क्लास में क्या चल रहा है, ये सब बताने के लिए अपवर्ड कम्युनिकेशन होता है। और अपवर्ड कम्युनिकेशन में चीजें कैसे फ्लो होती हैं? फ्रॉम जूनियर लेवल एम्प्लॉइज टू दोज हु आर सीनियर, राइट। परेशान मत होइएगा बिल्कुल। जैसे पहले स्टूडेंट कोऑर्डिनेटर पर जाएगा, फिर स्टूडेंट कोऑर्डिनेटर जो है वो वो जो है फैकल्टी को देगा, फैकल्टी एचओडी को देगी, एचओडी डायरेक्टर को, और डायरेक्टर किसे देगा? चेयरमैन सर को देगा या मैनेजमेंट को देगा। इसमें क्या होता है? सजेशन बॉक्सेस के थ्रू आप ऐसा कर सकते हैं, फीडबैक फॉर्म्स होते हैं, ग्रेवियंस प्रोसीजर होते हैं, ओपन डोर पॉलिसी होती है, रिपोर्ट्स होती हैं। उनके माध्यम से अपना फीडबैक, अपने सजेशन, अपनी जो भी आपको कहना है, अपनी बातें आप वहां तक पहुंचा सकते हैं। पर्पस है कि इसका देखिए बहुत अच्छा पर्पस ये है, इसमें एक अच्छाई भी है और एक बुराई भी है, दोनों बताएंगे। पर्पस एडवांटेजेस में भी काउंट हो जाएंगे, डोंट वरी। एम्प्लॉय इसमें फ्री फील करता है अपने ग्रीवेंस, अपने प्रॉब्लम्स को शेयर करने में, इक्वली अपने सजेशंस को फील करने में। जब आपसे आपके सजेशन लिए जाते हैं तो आप कितना वैल्यूएबल फील करते हैं ना। आपकी मैम ने आकर, आपके एचओडी ने आकर आपसे पूछा कि बेटा आप बताओ क्या होना चाहिए क्लास में, तो आप कितना अच्छा फील करते हो। आपको लगता है कॉलेज मेरा है, क्लास मेरी है, सेक्शन मेरा है। ऑफिसर्स कैन गैस इजीली व्हाट इज गोइंग ऑन इन द ऑर्गेनाइजेशन। ऑफिसर्स को बड़े आराम से पता चल जाता है कि ऑर्गेनाइजेशन में आखिर चल क्या रहा है। एडवांटेजेस में भी ये सारे आ जाएंगे। इट एंश्योर्स एवरीवन, इसमें हर एक को पार्टिसिपेट करने का मौका मिलता है ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ में, पॉलिसी मेकिंग में, डिसीजन लेने में, है ना। तो एम्प्लॉइज इसमें हाईली मोटिवेटेड और हाईली वैल्यूड फील करते हैं कि उनका वैल्यू किया गया, उनकी इंपॉर्टेंस दी गई उनको। डिसएडवांटेज यही है कि इसमें सीनियर्स का ईगो हर्ट हो जाता है कई बार। हॉरिजॉन्टल और लेटरल, इसमें क्या होता है कि जब कम्युनिकेशन जो है पर्सनल्स ऑफ सेम रैंक, जब पर्सनल का मतलब ऑफिशियल्स या कर्मचारी, एम्प्लॉयर्स लिख दीजिएगा, डिपार्टमेंट्स लिख दीजिएगा, जब एक ही रैंक के, एक ही समान स्टेटस वाले, या फिर बिटवीन टू डिपार्टमेंट्स, जब कम्युनिकेशन होता है बिटवीन टू डिपार्टमेंट्स ऑफ द सेम ऑर्गेनाइजेशन, एक ही ऑर्गेनाइजेशन के दो डिपार्टमेंट के बीच में, या ऑफिसर्स ऑफ सेम रैंक, ऑफिसर्स ऑफ सेम स्टेटस, जैसे एक डीएम दूसरे डीएम को जब करता है, माफ कीजिएगा, एक डीएम जब दूसरे डीएम को वो करता है, मैसेज करता है या उनसे बात करता है, तो वो भी इसी कैटेगरी में आता है। इसका पर्पस है कोऑपरेशन लेना, कोऑर्डिनेशन लेना और म्यूचुअल हेल्प लेना। जैसे मैंने एग्जांपल, ये यहाँ आना चाहिए था, डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश से डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स और डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स से डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल। इसका पर्पस क्या है या एडवांटेज क्या है कि हम डिफरेंट डिपार्टमेंट से कोऑर्डिनेशन, कोऑपरेशन, म्यूचुअल हेल्प ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, किसी दिन आपके डिपार्टमेंट में कोई टीचर नहीं आया, तो आपने पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की क्लास लगवा ली उनके डिपार्टमेंट से बुलाकर, प्लेसमेंट वालों से बुलाकर, है ना। तो लेक्चर खाली नहीं जाएगा, बच्चों को बेनिफिट मिल जाएगा। हॉरिजॉन्टल फ्लो का एडवांटेज एक तो यही है कि कोऑपरेशन, कोऑर्डिनेशन, म्यूचुअल हेल्प, इससे फ्रेंडली और हेल्दी रिलेशनशिप डेवलप होते हैं,
है ना। एक दूसरे के डिपार्टमेंट में लोग एक दूसरे को जान पाते हैं, टीम स्पिरिट डेवलप होती है कि पूरा कॉलेज मेरा है। लेकिन इसके डिसएडवांटेज क्या है, लोग ओवर फ्रेंडली हो जाते हैं कई बार। जैसे सीएस की टीचर का अप्लाइड साइंस में मैथ्स के टीचर से अफेयर हो सकता है ना। और जब ऐसा हो जाता है तो क्या होता है कि वो अपना इंपॉर्टेंट टाइम जो उन्हें संस्थान की प्रोग्रेस डेवलपमेंट के लिए देना चाहिए, वो अनवांटेड चीजों में, अनप्रोडक्टिव चीजों में खर्च हो जाता है, जैसे स्किल हो जाता है। जैसे आपने मुझे कहा कि अरे चलो चाय पर चलो, मैंने कहा कि मेरा लेक्चर है, तो आप कहते हो अरे कोई नहीं, 2-3 मिनट लेट भी हो गए तो क्या हो गया, और फिर हमें इसकी ना एडिक्शन हो जाता है हमें। ग्रेप वाइन, ये देखिए मैंने पहले भी बताया था, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इग्नोर मत करिएगा। ग्रेप वाइन का कोई स्ट्रक्चर नहीं होता। ग्रेप वाइन को अगर समझाएं तो ये क्या होता है, ऑफिशियल डिस्कशन एट अनऑफिशियल लेवल। जब आप ऑफिशियल डिस्कशन को अनऑफिशियल लेवल पर करते हैं तो ये ग्रेप वाइन की कैटेगरी में आता है। इसका कोई स्पेसिफिक स्ट्रक्चर नहीं होता है ना, ये फॉर्मल इनफॉर्मल होता है। इससे क्या होता है, रूमर्स स्प्रेड होती हैं। अब आप छोटे छोटे पॉइंट बनाकर यहाँ लिख दीजिएगा, इससे अनयूजुअल टॉक्स स्प्रेड होती हैं, अननेसेसरी टॉक्स स्प्रेड होती हैं। लेकिन अगर आप मैनेजर के रूप में बहुत क्लेवर हैं, प्रोफेशनल हैं, तो आपको आर्ट आनी चाहिए कि इस तरह के कन्वर्सेशन से कैसे डील करा जाए और इसको किस तरह से ऑर्गेनाइजेशन के वेलफेयर में यूज़ करा जाए। आपको पता लग जाएगा कि लोगों की मेंटेलिटी क्या है, लोग कितना गिरा हुआ भी सोच सकते हैं, लोग कितने टैलेंटेड हैं, है ना। तो ये जो है पर्पस अगर देखें तो पर्पसलेस होता है। लेकिन फिर वही बात है कि अगर आप क्लेवर मैनेजर हैं तो यू कैन टेक बेनिफिट फ्रॉम दिस, यू कैन गेट टू नो द मेंटेलिटी एंड एटीट्यूड एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स एंड मल्टीपल टैलेंट्स ऑफ द पीपुल। नेगेटिव शेड होता है, यूजुअली अनप्रोडक्टिव है, टाइम किलिंग है। एक क्लेवर मैनेजर इससे एडवांटेज ले सकता है, लोगों के माइंडसेट, लोगों के हिडन टैलेंट को जानने का, है ना। डिसएडवांटेज, रॉ इन्फॉर्मेशन फैलती है, अभी ऑर्डर आया नहीं, आपने पहले ही बता दिया कि कल छुट्टी है ना। और इससे कई बार ऑर्गेनाइजेशन की इमेज पर भी मार होता है, स्पॉइल होती है वो। इससे रूमर्स फैलते हैं, फॉल्स इन्फॉर्मेशन फैलती है। तो ये हमारे कुछ फ्लो थे। अब आते हैं बैरियर क्या होते हैं। तो आपको समझ में आ रहा होगा अच्छे से। बैरियर का क्वेश्चन 2 मार्क्स में अगर आएगा तो क्या लिखेंगे। बैरियर देखिए क्या है, एक ऐसी सिचुएशन के रूप में हम इसे डिस्क्राइब कर सकते हैं जो डिस्टर्बेंस क्रिएट करता है, प्रॉब्लम क्रिएट करता है, हिंडरेंस क्रिएट करता है। क्या है, हिंडरेंस क्रिएट करता है। और ऐसी हिंडरेंस, डिस्टर्बेंस, प्रॉब्लम क्रिएट करके ये कम्युनिकेशन की क्वालिटी को स्पॉइल करता है, मार करता है, बिगाड़ता है। और क्या करता है, एक तो स्पॉइल द क्वालिटी ऑफ कम्युनिकेशन, और दूसरा क्या करता है, रिड्यूसेस द ऑडिबिलिटी ऑफ द मैसेज की ऑडिबिलिटी को स्पॉइल करता है। बैरियर बहुत सारे हैं। पहला है टेक्निकल या मैकेनिकल बैरियर। देखिए आज 80% क्या 90% जो आपका कम्युनिकेशन है वो किसी ना किसी टेक्नोलॉजी या मैकेनिज्म पर बेस्ड हो गया है। अगर अभी भी हम आपसे बात कर पा रहे हैं तो टेक्नोलॉजी के माध्यम से कर पा रहे हैं। आपने कोई मैसेज भेजा, टेक्स्ट मैसेज भेजा मेरे फ़ोन पर, वो भी टेक्नोलॉजी है। लेकिन अगर वही टेक्नोलॉजी फेल हो जाए, ब्रेक डाउन हो जाए, तो क्या होगा, तो फिर कम्युनिकेशन इस तरह से चल पाएगा, फेल हो जाए मान लीजिए कोई टेक्नोलॉजी, है ना। जैसे अभी आपने देखा कि हमारी जो टेक्नोलॉजी थी माइक की वो फेल हो गई, तो हम फेल हो गए, है ना। तो कुछ पॉसिबल टेक्निकल बैरियर हैं। माइक फेल्योर, सबसे पहले तो भाई माइक फेल्योर लिखना, इम्प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ माइक, इलेक्ट्रिसिटी कंप्यूटर ब्रेकडाउन। अब भाई अगर ये वाला क्वेश्चन आ गया तो आप सब माइक फेल्योर जरूर लिख के आएंगे, ये मुझे पता है। वायरस अटैक ऑन कंप्यूटर, कई बार क्या होता है कि आपके डेस्कटॉप पर, आपके फ़ोन में बहुत सारी इंपॉर्टेंट फाइल्स, फोटो गैलरी सेव होती है, वायरस अटैक हो गया, सारा इनकम्प्लीट खत्म हो गया, सारा करप्ट हो गया। डिफेक्टिव टेलीफोन लाइन, क्रॉस कनेक्शन, कई बार तो क्रॉस कनेक्शन में बड़ा मज़ा भी आता है, आपको किसी की बात सुनने को मिलती है। पुअर साउंड स्प्रेड ऑफ द मीटिंग प्लेस, कई बार क्या होता है कि मीटिंग प्लेस का, किसी रूम का जो है एकस्टिक अच्छा नहीं होता, साइंस ऑफ साउंड कहते हैं एकस्टिक को, तो उसका साउंड का फैलने का सिस्टम अच्छा नहीं होता। तो क्या होता है कि जो हमारी आवाज़ है वो हम ही को सुनाई देती है, लौट लौट कर आती है, रैटलिंग साउंड होती है, जैसे माइक खराब होने पर रैटलिंग साउंड, खड़खड़ाहट की, खर खर की आवाज़ें आ रही थी। वीक और डिफेक्टिव माइक्रोफोन होता है कई बार, है ना, इम्प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ माइक्रोफोन। एटमॉस्फेरिक इफेक्ट ऑन टीवी रेडियो, स्पेशली इन रफ वेदर, क्लाउडी वेदर, स्टॉर्मी वेदर। कभी जब रेनी वेदर होता है, क्लाउडी स्टॉर्मी वेदर होता है, तो आपने देखा होगा पिक्चर क्वालिटी हमारी डाउन हो जाती है टीवी में, रेडियो में रैटलिंग साउंड आने लगती हैं। अगर यही चीज़ें आपको नोट्स के रूप में मिल रहे हैं और प्रिंटिंग क्वालिटी डिम है, पुअर है, तो कैसे आप पढ़ पाएंगे।
इंक स्प्रेड हो गई है, छिड़क गई है, तो कैसे पढ़ पाएंगे। ओवरलैपिंग ऑफ कलर का मतलब है ये जो व्हाइट सरफेस है, अगर मैं इस पर व्हाइट से लिख दूं तो आपको दिखेगा नहीं। सिमांटिक बैरियर, अब सिमांटिक बहुत इंपॉर्टेंट है। सिमांटिक का मतलब होता है साइंस ऑफ लैंग्वेज, लैंग्वेज की साइंस। और देखिए कम्युनिकेशन इज ऑल अबाउट लैंग्वेज ना, बिना लैंग्वेज के तो हम कम्युनिकेशन बहुत कम ही कर पाते हैं, वो जो नॉन वर्बल से होता है वो होता है, लेकिन 90% कम्युनिकेशन तो हमारा लैंग्वेज के माध्यम से होता है। तो सिमांटिक बैरियर जो है वो कम्युनिकेशन की क्वालिटी को डिस्टर्ब कर देते हैं। और कुछ सिमांटिक बैरियर जो हैं वो क्या है, इनसफिशिएंट वोकेबुलरी इन न्यू लैंग्वेज, एक नई लैंग्वेज में अपर्याप्त वोकेबुलरी का होना। ये तो हमने आपने सबने फेस करा है, जब आपके पास विचार तो बहुत अच्छे होते हैं लेकिन आपके पास प्रॉपर वोकेबुलरी नहीं होती है ना, ऐसा कई बार हो जाता है। तो आप कितनी भी अच्छी नॉलेज है आपके पास, क्योंकि वर्ड्स नहीं है तो कन्वे नहीं कर पाते, एक्सप्रेस नहीं कर पाते। होमोफोन, होमोनिम, होमोग्राफ, इनका सबका क्या फंडा है बेटा कि ये सबके ना सेम साउंड होती है, प्रोनाउंसिएशन भी कई बार सेम होते हैं लेकिन मीनिंग अलग अलग होता है, कई बार स्पेलिंग अलग अलग होती है। तो ये चीजें जो है बहुत कंफ्यूजन क्रिएट करती हैं, जैसे सो है ना, वेदर वेदर, ऑफ ऑफ, वंस वंस, देन, डिफरेंट प्रोनाउंसिएशन, डायलेक्ट एक्सेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अमेरिकन जो प्रोनाउंसिएशन है इंग्लिश में वो बिल्कुल अलग है ब्रिटिश प्रोनाउंसिएशन से, और जो ब्रिटिश और अमेरिकन प्रोनाउंसिएशन है वो इंडियन प्रोनाउंसिएशन से बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। ऐसे ही डायलेक्ट और एक्सेंट का मतलब है किसी भी भाषा में उस क्षेत्र का लटका होना, लहजा होना। जैसे आपने देखा होगा हिंदी तो हम सभी बोलते हैं लेकिन लखनवी पीपल की हिंदी बहुत ही सॉफ्ट होती है, सोफिस्टिकेटेड होती है, जबकि अगर आप मेरठ में आ जाएं तो थोड़ा खड़ी बोली बोलते हैं, बिजनौर में भी इस तरह से बोलते हैं, है ना। मैं बिजनौर की ही हूँ तो इसे माइंड मत करिएगा, थोड़ा अलग होता है, मतलब ब्रज में जाए तो बिल्कुल अलग होता है। तो ये डायलेक्ट होते हैं। टेक्निकल जार्गन्स का मतलब है किसी भी सब्जेक्ट में उस भाषा के टफ वर्ड्स को यूज करना। जैसे अगर हम H2O लिखेंगे तो केवल साइंस के स्टूडेंट को समझ में आएगा, जो नॉन साइंस के नॉन टेक्निकल स्टूडेंट हैं उन्हें तो वाटर ही समझ में आएगा ना। होमोसैपियंस लिख दिया तो वो किसी को समझ में नहीं आने वाला, ह्यूमन बीइंग लिखेंगे तो सबको समझ में आएगा। तो टेक्निकल jargons भी डिफिकल्टी क्रिएट करते हैं। फॉल्टी ट्रांसलेशन का मतलब है अगर आपको ट्रांसलेशन फॉर्म में कोई चीज मिली है, ट्रांसलेशन में ही गलतियां हैं, तो आप क्या कर पाएंगे। अब आता है ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर। देखिए कई बार क्या होता है कि वो ऑर्गेनाइजेशन जहां हम काम करते हैं वो खुद अपने आप एक बैरियर लगाती है। कैसे लगाती है, उस ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी मैनेजमेंट गड़बड़ है, विजन मिशन गड़बड़ है, रूल्स है ना, तो ये आपको फिर आगे नहीं बढ़ने देते, ग्रोथ को आपकी स्टैग्नेशन में डाल देते हैं। हार्ड और स्ट्रिक्ट रूल्स, भाई देखिए अगर ओवर हार्ड रूल है तो बहुत मुश्किल है, चेंज हो रहा है बार बार रूल्स रेगुलेशन में तो बहुत मुश्किल है। अभी आपने देखा कि AKTU की डेट शीट जो है वो बार बार चेंज हो रही थी, मेन्यू में बार बार चेंज हो जाएगा, टाइम टेबल में बार बार चेंज हो जाएगा, है ना। लैक का मतलब है कमी, फैसिलिटीज की कमी, कई बार इम्प्रॉपर सीटिंग अरेंजमेंट होता है ना, कई बार वेंटिलेशन प्रॉपर नहीं होता, आउटडेटेड टेक्नोलॉजी या वर्जन होते हैं कंप्यूटर के, अनहाइजीनिक इनसैनिटरी कंडीशन, साफ सफाई नहीं होती है ना, तो आपका मन कैसे लगेगा। नॉन AC केबिन्स होते हैं और बहुत सारे हैं जो आप फील करते हो, सारे लिखना है इसमें। लैक ऑफ प्रॉपर इंसेंटिव, आपको काम का उचित हर्जाना ना बनना मिलना, है ना। डिले इन सैलरी, डिले का मतलब है देरी, सैलरी मिलने में, वेजेस मिलने में, रेम्युनरेशन मिलने में अगर देरी होती है तो आपका सारा ध्यान वहीं चला जाता है, आपकी डेली नीड्स को पूरा करने में। लूज ग्रिप ऑफ अथॉरिटीज, अथॉरिटीज की पकड़ मजबूत ना होना। आपने कोई बात, अभी मैंने फ्लो में हायरार्की समझाई थी आपको, आपने कोई प्रॉब्लम अपने सीनियर को कही, उस सीनियर की अपने सीनियर के ऊपर पकड़ मजबूत नहीं है, वो कुछ कह ही नहीं पा रहा, सोल्यूशन ही नहीं कर पा रहा, तो कैसे काम चलेगा। कई बार डिस्ट्रैक्टिंग और नॉइजी एनवायरनमेंट होता है, तो पीसफुल एनवायरनमेंट नहीं है। अगर रेलवे ट्रैक के पास आपका ऑफिस है, बार बार नॉइज आ रहा है, जैसे अभी वीडियो में ही नॉइज आ रहा था तो कितना सिर में दर्द हुआ आपका, है ना। तो ऐसी कंडीशन में भी बैरियर लगते ही हैं। कई बार हमारा जो सुपीरियर, हमारा जो बॉस है वो ओवर बॉस ही होता है ना, ओवर डोमिनेटिंग होता है। तो अगर वो ओवर डोमिनेटिंग है तो उसका फियर, आपको कुछ जेन्युइन बात भी कहनी है तो आप कह ही नहीं पाएंगे उससे, और जब कह नहीं पाएंगे तो कम्युनिकेशन बैरियर लगेगा। ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिटिक्स तो आजकल देखिए बहुत चल रही है, और पॉलिटिक्स में लैग पुलिंग हो सकती है, बैक बाइटिंग हो सकती है। अगर ये सारी चीजें हैं तो आप बहुत अच्छे से काम नहीं कर पाएंगे बहुत ज्यादा देर तक। पर्सनल बैरियर पर आते हैं। पर्सनल बैरियर बहुत सारे हो सकते हैं, प्लेंटी का मतलब बहुत सारे। जनरली इनहेरिटेड बाय बर्थ, जनरली ये जो है वो बाय बर्थ हमारे अंदर इनहेरिटेड होते हैं, हेरिटेज में, विरासत में हमें मिले हुए होते हैं। तो इनको, क्योंकि ये बाय बर्थ है हमारे अंदर, तो इनको जो है ओवरकम करने के लिए हमें बहुत सारे एफर्ट, ओवरकम का मतलब है इनसे उबरने के लिए हमें बहुत सारे एफर्ट्स की जरूरत होती है, हमें बहुत स्पेशल एफर्ट लगाने होते हैं।
कुछ पर्सनल बैरियर हैं, बैकग्राउंड नॉलेज का होना, आपको कुछ चीज़ें समझने के लिए बैकग्राउंड नॉलेज का होना ज़रूरी है। ओवर एज और अंडर एज, एज ऑफ द लिसनर, कई बार आप ओवर एज हो जाते हैं कुछ चीज़ें समझने के लिए। 95 ईयर्स के ओल्ड ग्रैंड पेरेंट्स को अगर आप ये बताओगे कि ये सारी फाइल मैंने जो है वो मामा के फ़ोन में भेज दी, तो वो समझ ही नहीं पाएंगे, एंड्रॉयड नहीं समझ पाएंगे। ऐसे ही अगर आप बहुत छोटे बच्चे को बहुत सारी बातें बताने लगोगे तो वो भी नहीं समझ पाएगा। जेंडर बैरियर, कई बार देखिए भारत में स्पेशली ये होता है कि लड़के को अगर लड़की, इफ़ ए गर्ल इज टोल्ड टू डू समथिंग रिलेटेड टू बॉयज़ फील्ड, दे मे फील स्टक्ड। हालांकि आजकल एक्सेप्शनल केसेस हैं, लड़कियां भी पायलट बन रही हैं, लड़कियां भी युद्ध के मैदान में जाकर अपनी भूमिका प्ले कर रही हैं, और ये तो पुरातन काल से ही होता आया है। लेकिन फिर भी इन जनरल बात करें तो जेंडर बैरियर हैं। फ्लाइटी माइंड, फ्लाइटी का मतलब होता है चंचल। अगर आपका माइंड चंचल है, फ्लाइट से देखना, फ्लाइट का मतलब उड़ान, अगर आपका मन उड़ता रहता है, चंचल है, आपको शाम को पार्टी में जाना है, आप पूरे दिन पढ़ ही नहीं पाओगे अगर आप चंचल हैं। एक्सेस ऑफ सारो, अगर आपके रिजल्ट में भगवान ना करे कुछ प्रॉब्लम हो गई है, जैसे कि एटीट्यूड करता रहता है, अच्छा लिखने के बाद भी कम नंबर, तो ऐसे में आप कम्युनिकेशन बैरियर में आ जाओगे। हैप्पीनेस बहुत ज़्यादा है, एंगर बहुत ज़्यादा है ना। एंगर में आप कभी भी लॉजिक और रेशन को नहीं सुनते हो, तर्क को नहीं सुनते हो, आपके ऊपर अपना ही गुस्सा हावी रहता है। आपकी हेल्थ पुअर है, वीक आई साइट है, डिफेक्टिव हियरिंग है, तो ये भी बैरियर है। हार्श टोन ऑफ द स्पीकर, स्पीकर की टोन बहुत हार्श है, रूखी सूखी है, तो भी आप देखिए बहुत चीज़ें नहीं समझ पाते हो, ठीक है। बायस्ड एटीट्यूड, अगर आप जिससे डीलिंग कर रहे हैं उसका एटीट्यूड बहुत बायस्ड है, मतलब वो किसी एक पार्टी के लिए ज़्यादा सोचता है तो दूसरी पार्टी के लिए ध्यान ही नहीं रखता। प्रिजुडाइज्ड है, पूर्वाग्रह है। अगर आपकी किसी मैम ने सोच लिया कि अरे ये क्लास तो नालायक है, इसे पढ़ा ही नहीं पाऊंगी, मैं पढ़ाऊंगी नहीं, ये तो बहुत नालायक है, तो कैसे पढ़ा पाएंगी वो। इम्पार्शियल डीलिंग, कई बार आप कुछ लोगों के साथ, तो आप शाम को आपका कोई टीचर है और आप जो है वो आपकी क्लास के कुछ बच्चों को तो शाम को घुमाने ले जाता है ना, शाम को टी पार्टी में ले जाता है, लेकिन और क्लास में आने पे भी क्या करता है, वो बस उन्हीं बच्चों की बात सुनता है, बाकी बच्चों को इग्नोर कर देता है। तो आप कैसे अपना बात रख पाएंगे उस तक। साइकोलॉजिकल बैरियर, साइकोलॉजिकल बैरियर ऐसे होते हैं जो हमारी पर्सनालिटी में कहाँ होते हैं, कई बार हमें भी नहीं पता होता, तो इनमें बहुत ज़्यादा एफर्ट की ज़रूरत है इनसे ओवरकम करने के लिए, उबरने के लिए, निपटने के लिए। इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, कई बार आपने अगर इन्फीरियरिटी अपने मन में धारण कर ली है, आपको ये लग रहा है कि आप दूसरों से कम हैं, तो आप देखिए कितना भी मोटिवेट कर लें खुद को, फिर हो ही नहीं पाएंगे जब तक कि आपने स्ट्रांगली ठान लिया कि नहीं मैं भी कर सकता हूँ। कई बार फ्रीक्वेंट मूड स्विंग आते हैं, जैसे एंगर आ गया, एंजाइटी आ गई, नर्वसनेस आ गया, तो भी आप प्रॉब्लम में आ जाते हैं। कई बार आपको फटीग हो सकता है, हेडेक हो सकता है, नर्वस ब्रेकडाउन हो सकता है, टेंशन डिप्रेशन हो सकता है, तो ऐसे में भी आप बहुत ज़्यादा नहीं कर पाएंगे। स्टेटस बैरियर आता है। स्टेटस बैरियर में हायर और लोअर स्टेटस के लोग जब एक दूसरे से टकराते हैं, बातचीत करते हैं, तो बैरियर लगते हैं। जैसे एक पॉलिटिशियन जो कि हायर स्टेटस का है, वो अगर रिक्शा पुलर से बात करेगा तो वो बहुत लो फील करेगा, बशर्ते कि उन दिनों चुनाव के दिन ना चल रहे हों। ऐसे ही एक रूरल बैकग्राउंड का एक प्यारा सा जो विलेजर है, बच्चा है, वो जब मल्टीनेशनल कंपनी के ग्लैमरस एनवायरनमेंट में पहली बार जाएगा इंटरव्यू देने, तो वो भी बहुत ज़्यादा ऑ स्ट्रक, बहुत ज़्यादा भौचक्का हो सकता है, बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल हो सकता है। इसके अलावा देखिए कुछ फिजिकल बैरियर हैं, वो मैं अभी आपको बता देती हूँ। फिजिकल बैरियर में देखिए क्या आता है, नॉइज आता है। तो नॉइज देखिए क्या करता है, हमारे मैसेज को डिस्टॉर्ट करता है। क्या करता है ये, डिस्टॉर्ट मैसेज। भाई अगर आपने ही देखा कि इसी वीडियो में जो आवाज़ आ रही है, आप क्लास में पढ़ाई कर रहे हैं, बाहर से आवाज़ें आ रही हैं, तो मैसेज को डिस्टॉर्ट करता है। दूसरा क्या करता है, ऑडिबिलिटी को रिड्यूस करता है ना, आप सुन ही नहीं पाते, तो ये इसके रोल हैं, ऑडिबिलिटी को रिड्यूस करता है। अब दूसरा अगर फिजिकल बैरियर में देखें तो ये है डिस्टेंस। जब सेंडर और रिसीवर डिस्टेंट प्लेस पर होते हैं, डिस्टेंट प्लेस का मतलब दूर दूर होते हैं, तो एक दूसरे को वो सुन नहीं पाते हैं, है ना। ऐसे ही टाइम में क्या होता है कि अगर एक मैसेज अप्रोप्रिएट टाइम के बाद डिलीवर होता है, व्हेन ए मैसेज इज डिलीवर्ड आफ्टर द अप्रोप्रिएट टाइम, आफ्टर व्हेन द एग्जाम इज ओवर, आफ्टर व्हेन द मैरिज इज ओवर, तब इनविटेशन कार्ड पहुंच रहा है, तो उसकी तो रेलेवेंसी कोई रह ही नहीं गई, उसकी तो कोई मतलब ही नहीं रह गया, राइट। तो ये इस तरह से हमारे क्या कहते हैं, कुछ बैरियर थे। अब आते हैं 7 C's पर। देखिए 7 C's को मैंने बहुत आराम से आप समझना। कंसाइसनेस का मतलब है संक्षिप्तता। फ्रांसिस बेकन ने ये कहा था कि ब्रेविटी जो है वो विट की यानी बुद्धिमानी की सोल है, आत्मा है। यानी अगर आप बुद्धिमान हैं तो आप मैक्सिमम बात को मिनिमम में कह देंगे, है ना। इसका कंसाइसनेस का मतलब क्या है, मैक्सिमम
इन मिनिमम, यानी मैक्सिमम बातें कह दी आपने मिनिमम में, यानी गागर में सागर भर दिया। ठीक है, तो कम्युनिकेशन हमारा कंसाइज होना चाहिए, क्रिस्प होना चाहिए, टू दी पॉइंट होना चाहिए और अप टू द मार्क होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? टू मैनी वर्ड्स का यूज नहीं करना है, क्योंकि इससे रीडर और राइटर का ध्यान मेन पॉइंट से डाइवर्ट हो जाता है। एक्सेग्रीगेट नहीं करना है हमें। क्लैरिटी, हमें हमारा कम्युनिकेशन इतना क्लियर होना चाहिए जितना कि क्रिस्टल होता है। और जब हम बात करते हैं क्लियर एज क्रिस्टल, तो इसका मतलब ये हो जाता है कि हिडन मीनिंग नहीं होना चाहिए, डबल मीनिंग नहीं होना चाहिए, कोई एम्बिग्यूटी कोई नहीं आनी चाहिए। मीनिंग शुड बी क्लियर इन फास्ट रीडिंग, इन फास्ट एफर्ट, है ना। कंप्लीशन, अब मैसेज हमारा कंप्लीट हो हर रिस्पेक्ट में, चाहे वो रिस्पेक्ट ये इंफॉर्मेशन के क्रम में बोल दीजिए, चाहे डाटा के क्रम में बोल दीजिए, चाहे हमारा जो है क्या कहते हैं स्टेटिस्टिक्स के क्रम में बोल दीजिए, जो भी हम दे रहे हैं वो कंप्लीशन के साथ दें, है ना। कंसाइज, अब देखिए ऊपर हमने बात करी थी कि संक्षिप्त होना चाहिए, तो ये वाला चीज आपको जो है उसमें लिखना होगा बॉक्स में। कंसाइसनेस अचीव तो करनी है, बट कंप्लीशन को एट द स्टेक यानी दांव पर लगाकर नहीं करनी है ना। इनकम्प्लीट मैसेज जो है वो बहुत ही डल इंप्रेशन छोड़ता है और ये सेंडर की इमेज को भी मार करता है, यानी नष्ट करता है, यानी स्पॉइल करता है, यानी डिस्टर्ब करता है, यानी खत्म करता है। करेक्टनेस, मैसेज करेक्ट होना चाहिए हर रिस्पेक्ट में, चाहे वो इंफॉर्मेशन के फॉर्म में हो, इंफॉर्मेशन के रूप में हो। ग्रामर ग्रामेटिकली करेक्ट होना चाहिए, स्पेलिंग वाइज करेक्ट होना चाहिए। पंक्चुएशन, कहाँ कौन सा विराम लगना है, कहाँ कौन सा कॉमा लगना है। डेटा जो दे रहे हैं वो भी करेक्ट होना चाहिए। आपने बहुत अच्छा लिखा है लेकिन डेटा आपका इनकरेक्ट हो गया। स्टेटिस्टिक्स जो आपने दिए थे, आंकड़े जो दिए थे वो इनकरेक्ट हो गए। फिगर जो आपने दिए थे वो इनकरेक्ट हो गए, तो बहुत ही पुअर इंप्रेशन पड़ता है। और जो भी आप दे रहे हैं वो मीटर्ड एंड मेजर्ड टोन में होना चाहिए। कर्सी का मतलब है विनम्रता। कर्सी जो है वो एक इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है। जैसे आप सब्जी में अगर नमक न डालें, नमक नाम की इंग्रेडिएंट यानी सामग्री न डालें, तो आपकी सब्जी कितनी भी अच्छी हो खराब हो जाएगी। तो कर्सी भी एक इनसेपरेबल इंग्रेडिएंट है। क्या है? इनसेपरेबल इंग्रेडिएंट है जो हमारी, तो हमें पोलाइट और सॉफ्ट टोन का इस्तेमाल करना है। सॉफ्ट टोन का एक असर क्या पड़ता है कि यू कैन ऑटोमेटिकली विदाउट एनी एफर्टलेसली आप रिसीवर का अटेंशन अट्रैक्ट करते हो, उनका कॉन्फिडेंस, उनका ट्रस्ट जीतते हो। कर्सी लाने के लिए आपको कुछ पोलाइट टैक्टिक्स का इस्तेमाल करना होगा। सॉरी, थैंक यू, यू एटीट्यूड का मतलब है टू मेक द ऑडियंस फील हाउ मच रेस्पेक्टेबल, वैल्यूएबल, इंपॉर्टेंट दे आर। कंसीडरेशन, कंसीडरेशन का मतलब यह है कि दूसरे पर्सन की को कंसीडर करना, दूसरे टू कंसीडर द डिग्निटी ऑफ अदर पर्सन, दूसरे पर्सन की डिग्निटी को, एग्जिस्टेंस को वैल्यू देना। टू एड्रेस देम पुटिंग यू इन देयर प्लेस, उनको एड्रेस करना, अपने स्थान पर रखकर देखना। जैसे आप अपने साथ ट्रीटमेंट, एम्पैथी का जो मतलब है वही कंसीडरेशन का है। यू टॉक टू समवे इन ए वे यू वुड वांट समवन टू टॉक टू यू, ऐसे बात करना दूसरे लोगों से जैसे आप अपने साथ बात होते हुए देखना चाहते हैं। कंसिडरेट होने का मतलब है एम्पैथेटिक होना, उनकी प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करना, उनके इंटरेस्ट और बेनिफिट को जानना, समझना और उसको वैल्यू देना। कंक्रीटनेस, कंक्रीटनेस का मतलब है, कंक्रीट का मतलब ही सीमेंट कंक्रीट है, जो मजबूत हो। आपके मैसेज में क्या जरूरी है कि आपको स्पेसिफिक होना है, यानी जिस पॉइंट पर आप बात कर रहे हैं उसी पर डटे रहना है, डाइवर्जन नहीं होना चाहिए। आपको मीनिंगफुल होना है, आपको फोकस होना है, बस ये 3 वर्ड याद रख लेना। स्ट्राइक ऑन द पॉइंट, पॉइंट पर आना है। बीट अबाउट द बुश नहीं करना, इधर उधर की बातें नहीं बढ़ाना। कॉन्क्रीटनेस का मतलब एक ये भी है कि फैक्चुअल होना है और ऑथेंटिक होना है। तो ये 7 C's थे। अब आ जाते हैं शॉर्ट नोट पर। कोड जो है वो क्या होता है, ये देखिए 2 मार्क्स में बड़े इंपॉर्टेंट हैं। कोड का मतलब है इस सिस्टम ऑफ वर्ड्स, वर्ड्स का सिस्टम। क्या है? वर्ड्स का सिस्टम, लेटर का सिस्टम, साइंस और सिंबल्स का सिस्टम। आपने देखा होगा जब एक ट्रैफिक लाइट जल रही जो होती है वो कितने सारे मीनिंग कन्वे करती है, तो इन साइंस को कंबाइंड टुगेदर, एक साथ इस तरह कंबाइंड करना, इसको ताकि एक मैसेज कन्वे हो जाए, एक सीक्रेट फॉर्म में कन्वे हो जाए। कई बार हमें सीक्रेट फॉर्म में भी करने होते हैं, जैसे फोर्स के जो मैसेजेस होते हैं, है ना, आर्मी के जो मैसेजेस होते हैं, एक शॉर्टर फॉर्म में हो जाएं, नंबर 1 सीक्रेट फॉर्म में, शॉर्टर फॉर्म में, और एक कन्वीनियंट फॉर्म में हो जाएं जो इजीली अंडरस्टैंडेबल हो, इजीली कॉम्प्रिहेंसिबल हो हमारे रीडर्स के लिए। फॉर एग्जाम्पल हम ये कहते हैं कि मैसेज एक कोड में लिखा गया था, जैसे हमने फाइन लिखा, नाइट लिखा, राइट।
कोड में भी बस इतना ही लिख लेंगे तो भी काम चलेगा, इतना ज़्यादा नहीं लिखने की ज़रूरत है। कोड में ग्रुप ऑफ एलिमेंट होते हैं, सेट ऑफ प्रोसीजर्स होते हैं, और इन दोनों को हमें मीनिंगफुली कंबाइन करना होता है एक मीनिंग बनाने के लिए। कंटेंट क्या है? कंटेंट एक ऐसा मैसेज है जिसको हमने किसी पर्पज से टारगेटेड ऑडियंस को टारगेटेड पर्पज से टारगेट लेकर कन्वे करा है। कंटेंट में भी एलिमेंट की कोड की तरह एलिमेंट भी होता है, स्ट्रक्चर भी होता है। जब एक से ज़्यादा इंफॉर्मेशन देनी हो तो इसको हमें किसी ऑर्डर, स्ट्रक्चर्ड वे में, सीक्वेंशियल फॉर्म में देना चाहिए, हैफेजर्ड ना हो बल्कि एक सीक्वेंशियल फॉर्म में हो। स्टिमुलस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टिमुलस ऐसी कोई चीज़ है, ऐसा एक कोई पॉइंट है जो आपको रिएक्ट करने के लिए कारण बनता है। जैसे एग्ज़ाम जो है वो स्टिमुलस है, एग्ज़ाम आने पे ही तो आप पढ़ते हैं। एग्ज़ाम का जो एक प्रेशर है वो स्टिमुलेशन का काम करता है आपको स्टडी करने के लिए। स्मेल ऑफ फूड जो है वो आपको खाना खाने के लिए, इसे लेने के लिए, कोई भी जैसे पुडिंग की खुशबू आ रही है ना, किसी हलवे की खुशबू आ रही है, तो वो उसे लेने के लिए आपको स्टिमुलेट करती है। रिस्पॉन्स क्या है? रिसीवर का रिएक्शन है, और ऑन रिसीविंग द मैसेज ऑफ, रिस्पॉन्स क्या है? रिस्पॉन्स में फीडबैक भी आ जाएगा। देखिए दोनों चीज एक ही है। तो रिस्पॉन्स क्या है? रिसीवर का रिएक्शन है जब वो मैसेज रिसीव करता है, किस बारे में? कि कितना मैसेज ही कुड अंडरस्टैंड, ऑफ हाउ मच ही कुड अंडरस्टैंड द डिलीवर्ड मैसेज। उसने 100% समझ में आ गया, 90% समझ में आ गया, या फिर कितना आया। रिस्पॉन्स को हम फीडबैक फॉर्म के रूप में रिकॉर्ड कर सकते हैं, क्वेश्चन आंसर फॉर्म में रिकॉर्ड कर सकते हैं, क्विज के फॉर्म में रिकॉर्ड कर सकते हैं, सजेशन बॉक्सेस के फॉर्म में, ग्रीवियंस प्रोसीजर के फॉर्म में रिकॉर्ड कर सकते हैं। और जो फीडबैक होता है, रिस्पॉन्स होता है, वो 2 टाइप का होता है। कंस्ट्रक्टिव फीडबैक जिसमें आप सजेशन देते हैं, जिसमें आप लोगों को इम्प्रोवाइजेशन के वे बताते हैं, और डिस्ट्रक्टिव में आ जाता है जिसमें आप उनकी लैग पुलिंग करते हैं। डिस्ट्रक्टिव में लैग पुलिंग, जैसे ट्रोलिंग, है ना। वॉवेल साउंड, अब देखिए आप सभी जानते हैं 5 वॉवेल होते हैं, AEIOU, लेकिन वाई भी एक वॉवेल है, सेमी वॉवेल की कैटेगरी में आता है। यहाँ से इंपॉर्टेंट है जो आपको ध्यान देना है, जब हम वॉवेल की साउंड स्प्रेड करते हैं तो फ्री फ्लो ऑफ ब्रीथ आउट ऑफ द माउथ, माउथ की जो फ्री फ्लो है, यानी कि हम खुलकर बोलते हैं माउथ से, बिल्कुल एक फ्री फ्लो में बोलते हैं, खुलकर बोलते हैं। अब कंसोनेंट साउंड में 21 अल्फ़ाबेट, जो इनके अलावा रिमेनिंग है वो 21 अल्फ़ाबेट, वो कंसोनेंट में आते हैं। अब ये चीज़ ध्यान देनी है कि कंसोनेंट साउंड में हम क्या करते हैं, एयर फ्लो को ब्रीफली स्टॉपिंग, हम थोड़ा रुक कर बोलते हैं। यहाँ तो फ्री फ्लो आपको याद रखना है, यहाँ पर ब्रीफली स्टॉपिंग याद रखना है। टोन क्या है? क्वालिटी ऑफ वॉइस है ना, जो हमारे स्पीकर के फीलिंग को, मूड को, इंटेंशन को, एटीट्यूड को फील बताती है ना। एट टोन से हमें पता चलता है कि हम वेदर वी आर आस्किंग ए क्वेश्चन, वी आर मेकिंग सम रिक्वेस्ट, वी आर जस्ट गिविंग सम इंस्ट्रक्शन, वी आर गिविंग सम ऑर्डर। जैसे मैंने कहा जाओ, खड़े हो जाओ, तो ये ऑर्डर आ गया। शिवानी तुम्हारी क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं, ये क्वेश्चन हो गया, है ना। टोन हमारी स्वीट होनी चाहिए, सॉफ्ट होनी चाहिए, और पोलाइट होनी चाहिए। हमें कूल रहना है, और टोन से ये पता चलता है कि स्पीकर का एटीट्यूड क्या है, वो कूल है, एंग्री है, या होस्टाइल का मतलब विरोधी है। टोन हमारी सॉफ्ट, पोलाइट, स्वीट होनी चाहिए। हार्श टोन को अप्रिशिएट नहीं करा जाता, ये कुछ नहीं है। अब आता है राइजिंग टोन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूर ध्यान दीजिएगा। राइजिंग टोन में क्या होता है, जब स्पीकर एक लोअर नोट में शुरू करता है लेकिन ग्रेजुअली हायर नोट में शिफ्ट करता है। शुरू तो हमने करा धीरे 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 धीरे, और जैसे नेता लोग करते हैं, लीडर्स करते हैं, और हम हायर नोट में शिफ्ट होते गए, तो ये जो है ये राइजिंग टोन का एग्जाम्पल है, और ये जरूर लिखिएगा। राइजिंग टोन एक तो नेता लोग करते हैं, यस नो वाले आंसर टाइप क्वेश्चन में यूज होती है, WH टाइप क्वेश्चन में यूज होती है, और पोलाइट रिक्वेस्ट में यूज होती है, इनविटेशन एनकरेज करने में, रेज करने में यूज होती है। अब आती है फॉलिंग टोन। फॉलिंग टोन में क्या होता है कि जब स्पीकर जो है वो हाई नोट में शुरू करता है ना, और लेकिन धीरे धीरे लोअर नोट में शिफ्ट हो जाता है, तो वो जैसे जैसे वो सेंटेंस के लास्ट में पहुंचता है, तो ये फॉलिंग टोन होती है। जैसे डिबेट्स में जनरली ये वाली होती है, स्पीचेस में होती है। तो ये कहाँ पर यूज होती है, जहां पर ऑर्डिनरी स्टेटमेंट हो, जहां पर इमोशनल इंप्लीकेशन ना हो, है ना। और ये ऑर्डर इशू करने में यूज होती है ना, कमांड इशू करने में यूज होती है। इट इज यूज इन सेंटेंसेस बिगिन विद क्वेश्चन वर्ड्स, जैसे व्हेन, हाउ, इसके आंसर देने में। एक चीज और बताना चाहूंगी, स्लेबल क्या होता है। देखिए स्लेबल क्या है कि प्रोसेस है, मतलब स्लेबल क्या है, फ्रैगमेंटेशन है
किसी वर्ड का इनटू लार्जर इनटू स्मॉलर यूनिट। ठीक है, जब आप इंडिपेंडेंस इन गलत हो गई स्पेलिंग, इंडिपेंडेंस, तो जब आप इंडिपेंडेंस ऐसे करके बोलते हैं तो ये जो पार्ट आपने करे ना एक वर्ड के, ये स्मॉलर यूनिट में उनको ब्रेक करा, तो यही हमारे ये जो यूनिट है, ये सिलेबल 1 हो गया, ये 2 हो गया और इसमें 3 हो गया। जैसे कैट में कितना सिलेबल हुआ, कैट एक ही बार में बोल लिया ना तो 1 सिलेबल हुआ। रनिंग, रनिंग में कितना सिलेबल हुआ, रनिंग 2 सिलेबल हो गए। तो सिलेबल भी हमारे 3 तरह के होते हैं, एक तो पॉलीसिलेबल, मोनोसिलेबल और एक होता है सेस्क्यू सिलेबल। पॉलीसिलेबल में एक ही वॉवेल साउंड होती है, जैसे कैट, गो, है ना, रन। और जो मोनोसिलेबल है उसमें 1 और मतलब मोर देन 1 साउंड होती है, जैसे इंडिपेंडेंस। और जो सेस्क्यू सिलेबल होता है ना, तो उसमें क्या होता है, उसमें 1.5 साउंड होती है, जैसे कॉफी। अब जो ये पूरी प्रोसेस है, यानी सिलेबल में तोड़ने की जो प्रोसेस है, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं आर्टिकुलेशन। तो आई थिंक आपको वीडियो पसंद आया होगा। आपकी पिछली सारी शिकायतों का निवारण करने के लिए ये वीडियो स्पेसिफिकली आप तक पहुंचाने की कोशिश गेटवे क्लासेस की तरफ से एक छोटा सा एफर्ट, आप इसे स्वीकार कीजिएगा। आपका कल का एग्जाम बहुत ही अच्छा जाए, इसी शुभकामनाओं के साथ मैं शिवानी अग्रवाल आपसे विदा लेती हूँ इस वीडियो में। कीप ऑन वॉचिंग गेटवे क्लासेस, अपने कमेंट जरूर छोड़िएगा। थैंक यू सो मच।